एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट। हरियाणा सीईटी एग्जाम चाहे वो सीईटी मेंस का हो या फिर ग्रुप डी का हो, दोनों के लिए हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है और लगभग हर 2 से 3 दिन में एक नई मॉक टेस्ट जो है वो आपको करवाया जाता है। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपकी तैयारी के लिए है। ठीक है, इस प्रैक्टिस टेस्ट की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वो है नॉलेज हब 7900 करके। ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक। आपको पीडीएफ वगैरह स्टडी मटेरियल की जो भी चाहिए सारा डाटा यहाँ पर मिलेगा। काफ़ी सारी पीडीएफ वगैरह डाल रखी, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल है यहाँ पर नॉलेज हब के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और साहिल अपडेट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ के साथ नॉलेज हब को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर हम 100 क्वेश्चंस करेंगे और हर क्वेश्चन का हम डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, डिटेल में सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन का करवाया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी पर्सन पे कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप अपना डाउट, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं। हर सॉल्यूशन आपका करवाया जाएगा, हर प्रॉब्लम आपकी सोल्व की जाएगी। तो हरियाणा सीईटी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट में आज हम अगला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। डिटेल में 100% करेंगे और हर पर्सन का डिटेल में हम सॉल्यूशन साथ के साथ करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न, और ये है जीके का, करंट अफेयर का। ठीक है, ये जो पहला प्रश्न है ये करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें दिया है उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन संबंधित असत्य कथन पर विचार करें। यानी कि इसके अंदर हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो गलत है। फॉल्स स्टेटमेंट हमने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जो गलत स्टेटमेंट दे रखे, जो असत्य कथन दिया है वो हमने बताना है। 2 स्टेटमेंट इसमें दे रखे और किससे संबंधित है ये? वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। उपराष्ट्रपति जो अभी अभी भारत के बदले हैं उनसे संबंधित है। तो 2 स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है और इसमें से हमने ध्यान रखना गलत वाली बतानी है। गलत कौन सी है वो हमने बतानी है। तो पहला है कि एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। कहां से? देखो, कहां के गवर्नर थे? महाराष्ट्र के गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन और एनडीए के कैंडिडेट थे और ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। बिल्कुल सही है, सीपी राधाकृष्णन ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे। ठीक है, दूसरा कथन दे रखा है कि सीपी राधाकृष्णन भारत के 25वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये गलत है। सीपी राधाकृष्णन ये भारत के 25वें नहीं, ये कितने नंबर के बने हैं? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति? ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति ये बने हैं। तो कौन सा कथन गलत है? दूसरा कथन गलत है। हमने इसमें यही बताना था गलत कौन सा है, तो दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के बारे में अगर हम आर्टिकल की बात करें, संविधान के अंदर अनुच्छेद की बात करें, तो अनुच्छेद नंबर 63 से लेकर 72 तक ये सारे के सारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। एक बार फटाफट से शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आपका रिवाइज करवा देता हूं मैं। आर्टिकल 63 से 71 तक जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है, क्या क्या आर्टिकल दे रखे हैं उसमें। देखो, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनकी ट्रिक तो ये है, उसका निकास शनि है। उ से का निकास है, शनि है। अब कैसे है? देखो, अनुच्छेद 63 से शुरू करना है। आर्टिकल 63 है, उ मतलब उपराष्ट्रपति, श मतलब सभापति, यानी कि देखो ये तो होगा भारत में उपराष्ट्रपति होगा। ये है अनुच्छेद 63 के अंदर। 64 के अंदर लिख रखा है कि वो राज्यसभा का सभापति होगा। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का सभापति होगा, ये लिख रखा है अनुच्छेद 64 के अंदर। अनुच्छेद 65 के अंदर लिख रखा है उसके कार्यकाल, भाई क्या क्या कार्य होंगे उपराष्ट्रपति के। ठीक है, उसके बाद आगे है अनुच्छेद 66 में आर्टिकल 66 और इसमें लिखा उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो प्रणाली है ये लिख रखी है आर्टिकल 66 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 66 के अंदर उसका निर्वाचन प्रणाली लिख रखी है। 67 में उसका कार्यकाल लिख रखा है, राष्ट्रपति का टेन्योर कितना होगा। आर्टिकल 68 के अंदर उसका संविधान के अंदर समय लिख रखा है सारा। ठीक है,
आर्टिकल 69 के अंदर उनकी शपथ ग्रहण समारोह के बारे में लिख रखा है, शपथ कौन दिलाएगा। और आर्टिकल 70 के अंदर दोबारा से अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या रहेगा, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। तो ये है उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद 63 से लेकर 72 तक अनुच्छेद है टोटल तो वैसे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 64, ये सबसे जरूर ध्यान रखना है। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और ये दिया है अनुच्छेद 64 के अंदर। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखने, सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, क्योंकि अभी अभी उपराष्ट्रपति बदले हैं भारत के, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित पेपर में प्रश्न जरूर बन सकता है ये। तो सारे अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने हैं, वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 2, और दूसरा प्रश्न जो दिया है इसमें लिखा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है। उर्जित पटेल, अनीश दयाल सिंह, राघव गुप्ता या फिर श्रीनिवास के स्वामी। IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया की तरफ से कौन बना है, तो वो बना है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल वही है जो RBI के गवर्नर रह चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे ये। देखो ये है उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 3 साल के कार्यकाल के लिए, देखो कितना कार्यकाल है, 3 साल के लिए IMF का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को भारत के मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, उर्जित पटेल जो है वो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान 4 देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। उर्जित पटेल जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, साथ के साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। 3 साल के लिए इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है IMF के अंदर, ठीक है। और इनकी भूमिका भी लिख रखी है कि जो ये है ये IMF के बोर्ड में कार्य करेंगे, कार्यकारी बोर्ड में कार्य, जहां वे वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक नीतियों को आकार देने में मदद करेंगे। इससे पहले कौन था उर्जित पटेल से पहले, वो था KV सुब्रमण्यम। KV सुब्रमण्यम इनसे पहले थे, अब बनाया गया उर्जित पटेल को। 3 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका 4 देशों का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा है, हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को शुभ दारूमा गुड़िया भेंट की गई है। एक गुड़िया भेंट की गई है और उसका नाम है शुभ दारूमा डॉल। किस देश के, मतलब किस देश में गए थे मोदी जी जहां पर उनको एक गुड़िया भेंट की गई है, तो ये गए थे जापान के अंदर। जापान की यात्रा पर शुभ दारूमा एक गुड़िया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई है जापान सरकार की तरफ से। इसके बारे में देखो एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दारूमा गुड़िया की प्रेरणा भारत से ही मानी जाती है। ये गुड़िया दरअसल तमिलनाडु के कांचीपुरम के एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म से जुड़ी है। उनका जन्म लगभग 440 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मान्यता है कि बौद्ध धर्म ने लगातार 9 साल तक गहरी साधना और ध्यान किया। इस दौरान उन्होंने अपने शरीर के अंगों का उपयोग तक नहीं किया था। ये है वो गुड़िया, और किस धर्म से संबंधित है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बौद्ध धर्म से संबंधित एक बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध धर्म उससे जुड़ी है। भारत के तमिलनाडु में कांचीपुरम जगह से इसका गहरा संबंध है। चीज ध्यान रखनी सारी की सारी इस गुड़िया के बारे में। जापान ने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, ये सारी डिटेल थी इसके बारे में, जापान ने दिया है ये। आगे है प्रश्न नंबर 4। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें नामक किस एक पदार्थ के बनी होती थी। खालिस्तान यहाँ पे आएगा, खालिस्तान है यहाँ पे। हड़प्पा के अधिकांश मानक मुहरें खालिस्तान नामक एक पदार्थ पत्थर की बनी होती थी। कैसा पत्थर था, मुलायम पत्थर की बनी होती थी, जो 2x2 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था। भाई ऐसे मोहर होती थी 2x2 की स्क्वायर शेप में, ये भी 2 ये भी 2 साइड, ठीक है। और इनका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। किसकी बनी होती थी, मुलायम पत्थर होता था एक। वो किस मटेरियल की बनी थी, मतलब कौन सा पत्थर होता था वो, क्या नाम था उसका, रोडोनाइट, गोल्डनुटाइट या फिर स्टीलेटाइट या फिर सेलेनाइट। जो हड़प्पा की मोहरें थी जो स्क्वायर शेप में बनी होती थी 2x2 की, वो जो एक ड्यूटाइल होती थी मतलब सॉफ्ट पत्थर की, क्या होता था वो, तो इसका सही उत्तर आएगा स्टीटाइट की बनी होती है।
सिंधु घाटी सभ्यता ने साहित्य की कई कलाकृतियों और कार्यों का निर्माण किया है। तीसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व की दूसरी छमाही के दौरान सिंधु घाटी कला शैली उभरी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से। पुरातत्वियों को हड़प्पा स्थलों में से हजारों मुहरें मिली है। ये देखो यहाँ से अधिकांश मुहरों को बनाने के लिए स्टीटाइट एक नरम पत्थर का प्रयोग होता था। क्या नाम था इसका? स्टीटाइट नामक पत्थर का। इनमें से कुछ का निर्माण अतिरिक्त रूप से सोना, टेराकोटा, हाथी दांत इनसे भी किया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे इसके बारे में और का लिख रखा है कि मानक हड़प्पा मोहरों का आयाम 2x2 होता था और आकार एक चौकोर होता था। ये देखो इंपोर्टेंट पॉइंट, प्रत्येक मोहर में एक जानवर का चित्र और चित्रात्मक चित्र में लेखन होता था। हर मुहूर्त के जो भी मोहर बनाते थे ना, उसके ऊपर एक जानवर का चित्र होता था। बाघ, हाथी, बैल, सांड, बकरी, इनमें से किसी भी एक जानवर की तस्वीर हर मोहर के ऊपर बनी होती थी, सील के ऊपर बनी होती थी। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो मोहरें बनाई जाती थी उनके बारे में। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, स्टेटाइट की ये मोहरें बनी होती थी। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 5 दिया है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। देखो प्राचीन भारत के अंदर महाजनपद होते थे, कितने थे? 16। ये जो गंगा नदी के आसपास दोआब का क्षेत्र था, उसके आधार पर 16 महाजनपद होते थे। उसमें से एक महाजनपद का नाम था अंग महाजनपद। उसकी राजधानी पूछिए क्या थी? अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी, उज्जैन, तक्षशिला या फिर चंपा? हम एक बार आपने डिटेल में बता देता हूँ आपको सारे के सारे 16 महाजनपद कौन थे और उनकी क्या क्या राजधानी थी, वर्तमान भारत में उनकी लोकेशन क्या है। भाई कौन सा महाजनपद उस समय था, वो आज के भारत में कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये सारी जानकारी हम इसमें देखते हैं कि 16 के 16 महाजनपद कौन से हैं और उनकी राजधानी क्या है। अब देखेंगे हम 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। ये महाजनपद है, फिर उसकी राजधानी क्या है, वर्तमान में किस राज्य के अंदर है, कौन सी नदी यहाँ पर बहती है, और इसका और भी विवरण दे रखा है। तो मेन हम देखेंगे इसकी राजधानी। जैसे महाजनपद है कौशल, राजधानी श्रावस्ती, कहाँ पर है ये? अवध, उत्तर प्रदेश के अंदर, सरयू नदी के किनारे। दूसरा महाजनपद है मगध और इसकी राजधानी है राजगिरा या फिर गिरिव्रज, नालंदा, गया, जो पटना बिहार का रीजन है, यहाँ पर है ये मगध। ठीक है, गंगा और बेतवा नदी के किनारे पर है ये। तीसरा है चेदी, इसकी राजधानी है सोथिवती या फिर बांदा, लोकेशन है इसकी बुंदेलखंड, केन और यमुना नदी के किनारे पर है ये। अगला था काशी और काशी की राजधानी काशी ही थी, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश वहां पर है, गंगा नदी के किनारे पर था ये। उसके बाद अगला महाजनपद है और वो है वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली जो बिहार के अंदर है और गंडक नदी के किनारे है ये। अगला है मल, मल की राजधानी है कुशीनारा जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में वहां पर है ये। ठीक है, राप्ती और गंडक नदी यहाँ पर बहती है। उसके बाद अगला है अंग और अंग की राजधानी है चंपा, अंग महाजनपद, राजधानी चंपा, लोकेशन क्या है? मुंगेर और भागलपुर जो बिहार का एरिया है वो वाला, और चंदन या चंपा नदी यहाँ पर बहती है। उसके बाद अगला महाजनपद है कुरु, कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर, यमुना और गंगा का क्षेत्र है यहाँ पर। अगला महाजनपद है पांचाल, राजधानी है आईछत्र, बरेली वाला एरिया है, गंगा और यमुना के किनारे पर है। अगला महाजनपद है इसके बाद वत्स, इनकी राजधानी है कौशाम्बी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान लोकेशन है यहाँ पर इनकी लोकेशन थी, गंगा और यमुना नदियां यहाँ पर है। अगला महाजनपद है मत्स्य और मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, जयपुर राजस्थान वाला क्षेत्र है ये, चंबल नदी के किनारे पर है। उसके बाद अगला महाजनपद है और वो है सूरसैन, सूरसैन की राजधानी है मथुरा जो मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, यमुना नदी के किनारे पर है। उसके बाद अगला महाजनपद है अस्मक, राजधानी है पैठण, गोदावरी या फिर गोदावरी बेसिन जो महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के किनारे पर ही है ये। उसके बाद अगला है अवंती, इसकी राजधानी है माहिष्मती और उज्जैन, मालवा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र वहां पर, सिपरा और नर्मदा नदी यहाँ पर बहती है अवंती में। उसके बाद अगला है गांधार, गांधार की राजधानी है तक्षशिला, रावलपिंडी पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो है, सिंधु और काबुल नदी यहाँ पर बहती है। उसके बाद आगे है कंबोज लास्ट, राजधानी है राजपुर और हाटक,
काबुल घाटी अफगानिस्तान के पास, और व्यास और सिंधु नदी की सहायक नदियां यहाँ पर बहती हैं। तो ये 16 के 16 महाजनपद हैं, उनकी राजधानी है, वर्तमान क्षेत्र और कौन सी नदी यहाँ पर बहती है, ये सारी जानकारी आपको दी गई है। तो प्रश्न नंबर 5 में अंग महाजनपद की राजधानी हो जाएगी चंपा। प्रश्न नंबर 6 दिया है, और इसमें दिया है इनमें से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, जो भारत को ये कहने आए थे भाई हम जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा था कि हम भारत को आज़ादी दे रहे, सारा राजपाट सौंपकर हम जा रहे हैं। तो इसके लिए 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। तो कैबिनेट मिशन आया कब था? 1946 में। 3 सदस्य थे इसके मेन, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसमें से हेड कौन था? पैथिक लॉरेंस इसका हेड था। तो इसने पूछा इनमें से कौन सा एक सदस्य नहीं था, तो विलियम वुड जो है वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 दिया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 40, आर्टिकल 21, आर्टिकल 246। तो देखो ग्राम पंचायतों का जो उल्लेख किया गया वो है डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है। और ये किसने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 के अंदर है। डीपीएसपी है भाग 4 के अंदर, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और ग्राम पंचायतों का जो जिक्र है वो है आर्टिकल 40 के अंदर। अनुच्छेद 40 के अंदर आर्टिकल्स का जो है वो ग्राम पंचायत का जिक्र किया गया है, ठीक है। और 44 के अंदर है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अनुच्छेद 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आर्टिकल 19 जो दिया है ये है बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। जो मतलब कोई भी संगठन बना सकते हो, कहीं भी आप बोल सकते हो, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 के अंदर है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 के अंदर है। इसके बाद एक और आर्टिकल दिया है इसमें, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? यह है जीवन जीने का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, ठीक है। तो आर्टिकल 40 इसका आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है ये? ग्राम पंचायत से, डीपीएसपी के अंदर है ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 246 ये दे रखा जो सूचियां 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उनसे संबंधित है। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? तो मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ये है मार्ले मिंटो एक्ट। और 1919 वाला ये था मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड, ठीक है, ये था 1919 का। और मार्ले मिंटो था 1909 का। इसमें मार्ले जो था वो सचिव था और गवर्नर कौन था? मिंटो। आगे वाला सचिव था, पीछे वाला गवर्नर था, ध्यान रखना। मार्ले ये सचिव था, सचिव, और मिंटो जो था वो था गवर्नर, मिंटो था वो गवर्नर था, ये चीज ध्यान रखना है। मार्ले मिंटो एक्ट जो आया था 1919, इसके तहत ही भारत में क्या हुआ था? सांप्रदायिक चुनाव की घोषणा की गई थी, यानी कि हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग चुनाव की व्यवस्था की गई थी। मार्ले मिंटो एक्ट आया था 1909 का। मार्ले सेक्रेटरी था और मिंटो गवर्नर था। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। और 1919 का था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड वाला। प्रश्न नंबर 9 दिया है, कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? जो ईंट बनाते हैं उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो वो आएगा लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 10, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ धाम है? बद्रीनाथ देखो 4 धाम है उत्तराखंड के, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो उसमें से पूछा है बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर है? अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथ या गंगा?
तो देखो गंगा की दो सहायक नदियां आती है, एक अलकनंदा आएगी और एक भागीरथी आएगी। हालांकि जो प्रॉपर की बात करें, जो बद्रीनाथ है कहाँ पर, तो बद्रीनाथ तो है अलकनंदा नदी के ऊपर। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी आगे आके विष्णुप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग में, देवप्रयाग में मिलती है ये, और उसके बाद ये आगे गंगा का रूप ले लेती है देवप्रयाग के बाद। तो बद्रीनाथ धाम कहां पर है? अलकनंदा नदी के किनारे है, उत्तराखंड के अंदर। प्रश्न नंबर 11 दिया है, यदि किसी वस्तु की मांग में गिरावट आती है तो संतुलन मूल्य होने में किस चीज की उम्मीद है? मतलब भाई किसी चीज की जो डिमांड है वो कम हो गई, तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या होगा, जो वस्तु का जो स्थिर मूल्य था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मान लो कोई चीज 10 रुपए की आ रही है हमेशा से शुरू से लास्ट तक, लेकिन अगर उसकी डिमांड कम हो गई, उस वस्तु को लोगों ने लेना ही कम कर दिया, तो उसकी जो कीमत थी वो क्या हो जाएगी? गिरने लग जाएगी। उस वस्तु का जो स्थिर मूल्य था वो क्या करेगा? गिर जाएगा। ठीक है, अगर वस्तु की डिमांड कम हो गई तो स्थिर मूल्य गिरेगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे है प्रश्न नंबर 12 और इसमें दिया है ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है। रिलेशन बताना है इंटरेस्ट रेट और डिमांड के बाद बीच में। देखो अगर किसी भी चीज की डिमांड है, पैसे की डिमांड बढ़ रही है, देखो जो बैंक रेपो रेट फिक्स करता है, रेपो रेट बढ़ती है तो मतलब क्या होगा? ब्याज महंगा मिलेगा, लोन महंगे हो जाएंगे, ब्याज ज्यादा, ब्याज दर बढ़ते ही। अगर लोन महंगा हो गया तो लोग पैसे कम लेंगे, समझ गए? अगर ब्याज की दर है, जो लोन है वो सस्ते हो गए, तो लोग पैसे बैंक से ज्यादा लेंगे। तो इसका मतलब है जो ब्याज की दर है और जो पैसे की डिमांड है ये एक दूसरे का उल्टा है, रिवर्स है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, प्रतिलोम है। सीधा सा अपना एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बोलते भाई इतना रेट लगेगा। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होएगा, पहले 12% बोल रहा था, अगले साल 11% होगा, तो लोग ज्यादा पैसे लेंगे एज कम्पेयर टू 12% के। दर कम होगी तो लोग पैसे ज्यादा लेंगे, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ेगी, तो लोग पैसा उतना ही कम लेंगे। तो यही इसमें पूछा है, ब्याज दर का और मुद्रा की मांग का क्या संबंध आपस में, तो यह है प्रतिलोम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के उल्टे हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। आगे है प्रश्न नंबर 13, भारत की जीडीपी का मूल्य पीआईबी द्वारा किसमें प्रकाशित किया जाता है? जीडीपी की फुल फॉर्म ध्यान रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो पीआईबी है, प्रेस इंडिया ब्यूरो, जो रिलीज करती है इंडिया की जीडीपी, भाई इतने ट्रिलियन हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, तो पीआईबी जो जारी करती है वो अपनी इंडिया की जो जीडीपी शो करता है वो करता है रुपए के अंदर। देखो आईएमएफ वगैरह जो करेंगे, भाई तुम्हारी दर 6.4 से बढ़ेगी, 6.6% से बढ़ेगी जीडीपी, और फिर वो बताएगा इंडिया इतने ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, वो करता है आईएमएफ वगैरह, विदेशी संस्थाएं। पीआईबी जो संस्था है ये इंडिया की है, इसलिए जो जीडीपी दिखाती है वो दिखाती है रुपए के अंदर ही, इंडियन रुपीस के अंदर अपनी जो जीडीपी है वो शो करता है पीआईबी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 14 और इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रकाशित किया गया था? पहला रेडियो शो जो ब्रॉडकास्ट है वो कब किया गया था? कब की बात है ये? 1923, 1936, 1911 या फिर 1927 में? तो ये देखो यहाँ पे, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में हुआ था। रेडियो प्रसारण कब हुआ था? 1923 में। कहाँ से? बॉम्बे के रेडियो क्लब की स्थापना के साथ। बाद में इसे सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी कर दिया। देखो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले रेडियो प्रसारण हुआ था 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब से, फिर सरकार ने इसको अपने अंडर में कर लिया। कब? 1936 में, 1936 के अंदर, और इसका नाम कर दिया था ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद 1957, 21 साल बाद इसका नाम कर दिया था आकाशवाणी। ये सारी चीज आपको इंपोर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। 1923 में पहले प्राइवेट थी रेडियो, सरकार ने इसको कंट्रोल में लिया 1936 में, और उसका नाम बदल दिया ऑल इंडिया रेडियो, और 1957 में कर दिया आकाशवाणी। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 और 24 में एक निजी उद्यम के रूप में शुरू हुआ था, जब बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में 3 रेडियो क्लब स्थापित हुए थे। सबसे पहला रेडियो क्लब हुआ था बॉम्बे के अंदर, उसके बाद
कलकत्ता और मद्रास में एक साथ 3 जगह रेडियो क्लब स्थापित हुए थे, तीनों प्राइवेट थे ये। रेडियो क्लब ने जून 1923 में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया था। ठीक है, आगे है कि भारत का रेडियो प्रसारण इतिहास 1920 के दशक की शुरुआत का है। ब्रिटिश शासन के दौरान पहला रेडियो कार्यक्रम जुलाई 1923 को मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। 4 महीने बाद कलकत्ता रेडियो क्लब भी प्रसारित हुआ था। देखो 1923 और 24 में सबसे पहले जुलाई 1923 में आया था मुंबई के अंदर, फिर 4 महीने यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2023 में आया था कलकत्ता में, फिर 1924 के अंदर आया था मद्रास के अंदर। सारा का सारा प्राइवेट था। 1936 में सरकार ने इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा था, सरकार ने कंट्रोल में करके। प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड IBC द्वारा जुलाई 1927 में अस्तित्व में आई थी, जब इसने बंबई और कलकत्ता के 2 रेडियो स्टेशन के साथ काम शुरू किया था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। भारत राज्य प्रसारण सेवा जो ऑफिशियल है गवर्नमेंट, इसकी नींव रखी गई थी अप्रैल 1930 को, लेकिन 8 जून 1936 रेडियो प्रसारण का ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम कर दिया गया था। भारत सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था 1936 में और ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम कर दिया था। लगभग 23 भाषा और 146 बोलियों में 415 से अधिक रेडियो स्टेशन के साथ ऑल इंडिया रेडियो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो प्रसारणों में से एक है। 99% जनसंख्या पर आतर और 18 FM चैनल भी है। ये सारा है इंडिया रेडियो के बारे में। 1923 में शुरू हुआ था बॉम्बे से, 1936 में सरकार ने नाम बदल दिया ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में इसका नाम कर दिया था आकाशवाणी। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। आंसर हो जाएगा इसका 1923 में शुरू हुआ था रेडियो प्रसारण सबसे पहले। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में दिया है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट कब मनाया जाता है। 5 जून, 11 जुलाई, 17 जून या फिर 28 अगस्त। देखो 5 जून को हम बनाते पर्यावरण दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को। इसने पूछा है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम, तो ये मनाया जाता है 17 जून को। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 और यहां से हमारी शुरू होती है हरियाणा जीके। अब हम प्रश्न देखेंगे हरियाणा जीके के। 25 प्रश्न अब हरियाणा जीके के हम करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 16 है जो हरियाणा जीके का पहला प्रश्न है और इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से धरणीधर की पुस्तक में हरियाणा को हरिबंका या हरिबाणक कहा गया है। धरणीधर की कौन सी पुस्तक है जिसमें हरियाणा को हरिबाणक या हरिबंका कहा गया है। पाषाण चरित्र, महापुराण, मयूराष्टक या अखंड प्रकाश। देखो इस प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये देखो धरणीधर की पुस्तक कौन सी है। दूसरा है कि किस पुस्तक के अंदर हरियाणा को हरिबाणक कहा गया है। तो पुस्तक का नाम है अखंड प्रकाश। अखंड प्रकाश जो पुस्तक है इसमें हरियाणा को कहा हरिबाणक और इसके राइटर कौन है। इसके राइटर है धरणीधर। ये सारी चीज ध्यान रखनी है। हरियाणा को हरिबाणक या हरिबंका कहा गया है अखंड प्रकाश में और इसके राइटर है धरणीधर। ये सारी चीजें इस प्रश्न के अंदर ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 दिया है हरियाणा का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। कुल अक्षांशीय विस्तार, पहले तो ये देखो अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होकर कहां खत्म होता है हरियाणा का। उसके बाद इन दोनों के बीच का अंतर बताना है आपको, तो वो आएगा 3 डिग्री 16 मिनट। लेकिन एक बार डिटेल में देखते हैं कितना है वो। देखो हरियाणा की नॉर्मल बात करें तो हरियाणा है 27 डिग्री 37 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। ये हरियाणा की लोकेशन है 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के उत्तरी अक्षांश। हरियाणा उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य जहां 22 जिले हैं और एक 17वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। पंजाब और हिमाचल हरियाणा के उत्तर में है, राजस्थान पश्चिम और दक्षिण में है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इसकी पूर्वी सीमा यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार आपको ध्यान रखना है 27 डिग्री 37 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट तक का है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 18।
निम्नलिखित में से हरियाणा का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जो विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री भी रहा है? विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री भी रहा है। चौधरी देवीलाल, बी.डी. गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता या फिर सरदार हुकुम सिंह। प्रश्न नंबर 18 आपको वो बताना है जो विधानसभा अध्यक्ष भी थे और हरियाणा के डिप्टी सीएम भी थे, तो वो थे बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19 दिया है, हरियाणा राज्य पशुधन विकास बोर्ड यानी कि हरियाणा स्टेट लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब हुआ? हरियाणा राज्य पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2000 के अंदर। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा इसका। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, और ये है टेलीग्राम चैनल का नाम नॉलेज हब 7900। लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है नॉलेज हब के नाम से। काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ सामान्यतः मोरनी पहाड़ियों की ढलानों पर पाए जाते हैं? मोरनी की पहाड़ियां जो है पंचकुला के अंदर है, तो वहां पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं मोरनी की पहाड़ियों पर, ये हमें बताना है। देवदास और सीडर, बांस और सांगवान, नीम, ओक, पिप्पल, जकरंदा या फिर यूकलिप्टिक्स और साल के वृक्ष। तो मोरनी हिल्स पर जो पहाड़ पे आ जाते हैं वो है नीम, ओक, पिप्पल और जकरंदा के। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 20 का। आगे है प्रश्न नंबर 21। खालिस्तान बसंतौर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया गया है। मतलब बात यह कि बसंतौर वन कहाँ है, जहां पर हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये आपको बताना है। पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या फिर अम्बाड़ा। तो बसंतौर है, ये है यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर एक हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर। आगे है प्रश्न नंबर 22 और इसमें दिया है, इस संरक्षित क्षेत्र में से दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं। यानी कौन सा ऐसा संरक्षित क्षेत्र है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो दिल्ली की टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतर्गत है। तो हमें इनमें से क्या करना है कि इनके लोकेशन देखने कौन सा कहाँ पर है। भिंडावास कहाँ है, झज्जर के अंदर। भिंडावास, खापड़वास, नाहर जीव अभ्यारण्य ये भी झज्जर के अंदर है, और अबूब शहर ये है सिरसा के अंदर, और असोला भट्टी ये है दिल्ली की टीला पहाड़ियों में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दिल्ली की टीला पहाड़ियों में ये है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रश्न नंबर 23 है, हरियाणा का हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल कौन सा है? हाकरा सभ्यता जो घग्गर हाकरा हम पढ़ते हैं, घग्गर नदी के किनारे है, तो ये हाकरा सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल कौन सा है? तो इनमें से है कुनाल। कौन सा है? कुनाल आएगा फतेहाबाद के अंदर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा कुनाल। आगे है प्रश्न नंबर 24। महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश के किस युग का आरंभ किया था? महाभारत काल से शताब्दी वर्ष पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का आरंभ किया था? कृषि युग, लौह युग, ताम्र युग या फिर धातु युग। तो ये कौन सा युग था उस समय? तो वो था कृषि युग। जो आर्य लोग थे इन्होंने किसका युग शुरू करा था? कृषि युग का। प्रश्न नंबर 25 दिया है, हरियाणा में बेनेटन ग्रुप, जो बेनेटन ग्रुप है इसकी एक ब्रांच है हरियाणा के अंदर। इसका काम क्या है? जूते, कपड़े, बैग आदि बनाना। तो कहाँ पर है इसकी? बेनेटन ग्रुप है जो बनाते हैं जूते, कपड़े, बैग ये सब बनाते हैं। तो इसके हरियाणा में कहाँ पर इसकी ब्रांच खोल रखी, कहाँ पर है इसका? तो ये है गुरुग्राम के अंदर। बेनेटन ग्रुप जो इसका हेड ऑफिस हरियाणा के अंदर, जो इसकी ब्रांच है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। आगे है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 दिया है कि पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन
और पंजाब से अंबाला डिवीजन का पृथक्करण किस में सुझाया गया था? भाई जो पंजाब की जो सीमाएं थी उनका पुनर्गठन करके और पंजाब से अंबाला डिवीजन को अलग करना, ये कहाँ पर डिस्कशन हुआ था? ये डिस्कशन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, चौथा गोलमेज सम्मेलन 1947। तो देखो चौथा तो गोलमेज सम्मेलन हुआ ही नहीं था। तो अब ऑप्शन ए बी सी इनमें से बताना है। तो ये बात हुई थी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद, जो गांधी इरविन समझौता हो लिया था 1931 में, उसके बाद ये डिस्कशन हुआ था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन का पृथक्करण। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 की बात है। गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। आगे है प्रश्न नंबर 27। मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित लेटर्स ऑफ दुबे किसके द्वारा लिखे गए थे? लेटर्स ऑफ दुबे, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। लेटर्स ऑफ दुबे किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये लिखा गया बिशंबरनाथ कौशिक के द्वारा। बिशंबरनाथ कौशिक के द्वारा लिखा गया है लेटर्स ऑफ दुबे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 28 है कि हरियाणा दिल्ली की सीमाएं बनाता है। भाई दिल्ली के, देखो दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है, ठीक है, मान के चलो ये दिल्ली है, तो इस तीनों साइड हरियाणा है और इधर नोएडा है, ये इधर यूपी है, नोएडा वाली साइड यूपी है, बाकी तीनों साइड हरियाणा है दिल्ली के। तो किस किस साइड में है हरियाणा? दिल्ली के देखो उत्तर की साइड भी है, दक्षिणी की साइड भी है और पश्चिम की साइड भी। ये जो पूर्वी क्षेत्र है ना, यहाँ पर नोएडा वाला जो एरिया है ये उत्तर प्रदेश के पास है, बाकी तीनों साइड दिल्ली के हरियाणा है। उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण और पश्चिम, उत्तर दक्षिण और पश्चिम, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 दिया है, हरियाणा में मावठ वर्षा क्या होती है? मावठ वर्षा, जो मावठ बारिश होती है वो क्या होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश को बोलते हैं मावठ वर्षा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। आगे है प्रश्न नंबर 30। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो स्कीम है ये कब से शुरुआत हुई थी इसकी? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1985, 86, 90, 91, 89, 90 या 86, 87। तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1989, 90 के अंदर, 1989 से 90 के बीच में। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि कुरुक्षेत्र को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता? यानी कि इसमें से 4 में से 3 नाम है कुरुक्षेत्र के और 1 नाम नहीं है। तो यह बताना कौन सा नाम नहीं है कुरुक्षेत्र का। देखो महाभारत में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? धर्म क्षेत्र कहा गया है, ठीक है। नारदक का भी प्रयोग किया गया है और ब्राह्मण क्षेत्र भी कहा गया है, लेकिन बनमोली जो है ये कुरुक्षेत्र का नाम नहीं है। बनमोली नाम कुरुक्षेत्र का नहीं है। बाकी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है, ब्रह्म क्षेत्र भी कहा गया है और नारदक भी कहा गया है, बनमोली नहीं कहा गया। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 का। आगे है प्रश्न नंबर 32। इसमें दिया है कि हरियाणा राज्य में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के नियंत्रण में कितने चैनल हैं और उनकी टोटल लंबाई कितनी है? इरिगेशन और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में के अंडर में कितने चैनल आते हैं और उनकी कितनी लंबाई है टोटल, ये हमें बताना है इसके अंदर। ऑप्शन दे रखे हैं 1503 चैनल, लंबाई है 14,128 किलोमीटर, 1440 चैनल, लंबाई है 5,743 किलोमीटर। ये दे रखे, तो आपको बताना है कि इरिगेशन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर कितने चैनल इसके अंदर में आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर है लगभग 1500 चैनल। कितने हैं? 1500 चैनल है और लंबाई है उनकी 14,128 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का, ठीक है। कितने चैनल का मतलब है? जो नहरें वगैरह जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं जो, उनकी बात हो रही है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वो लिंक किस नाम से है? वो है नॉलेज हब 7900। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलने वाला है। बहुत सारी पीडीएफ डाल रखी है, एक बार आप जाके चेक करिए, ठीक है।
प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी कबड्डी का, इनमें से कबड्डी का खिलाड़ी कौन सा है? तो कबड्डी का इनमें से रामवीर, जो काफी बहुत पुराने खिलाड़ी थे। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है गुग्गा नवमी किस महीने में मनाई जाती है? गुग्गा नवमी, देखो पहले बात तो कई बार तिथि पूछ लेते, तो नवमी तिथि होती है वो, नवमी। नवमी हम वैसे बोले थे, नवमी को आता है ये, अष्टमी के बाद नवमी को। गुग्गा नवमी किस महीने में आता है? और वैसे आता है श्रावण में, सावन के महीने में। तो यह पूछा है गुग्गा नवमी किस दिन आता है। एक चीज और ध्यान रखना, ये रक्षाबंधन के बाद में आता है। गुग्गा नवमी का त्योहार ये रक्षाबंधन के बाद में आता है। और रक्षाबंधन का दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम? सलोनी त्योहार भी बोलते हैं इसको। ये लगभग आता है सावन के महीने में, सावन के महीने में। तो ये पूछा है कि कब आता है, तो वो आता है अगस्त और सितंबर के आसपास। सावन लगता है अगस्त और सितंबर के आसपास, ठीक है। सावन में रक्षाबंधन आती है, उसके बाद आता है ये सावन भादवे में। प्रश्न नंबर 35 दिया है हरियाणा का पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातात्विक द्वारा किया गया था? हरियाणा में पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातात्विक द्वारा किया गया था? कनिंगम, डीडी कुप्पर, एचएल श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं? तो हरियाणा का जो पहला उत्खनन किया गया था, पुरातात्विक उत्खनन जो किया गया था हरियाणा के अंदर, वो किया गया था डीडी कुप्पर के द्वारा, डीडी कुप्पर के द्वारा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 दिया है कि तीसरी और चौथी शताब्दी से प्राप्त दो संधिकाल के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं, जिसमें विष्णु भक्त आचार्य सोमत्राता द्वारा निर्मित तालाब का वर्णन है? विष्णु भक्त आचार्य सोमत्राता ने तालाब का निर्माण किया था, और ये किस अभिलेख के अंदर इसका जिक्र है, यह बताना है। ये अभिलेख कब के हैं? तीसरी और चौथी शताब्दी के ये अभिलेख हैं। तो ये अभिलेख मिले हैं तोसाम, तोसाम है भिवानी के अंदर, ठीक है। तीसरी और चौथी शताब्दी के जो दो अभिलेख मिले हैं, ये मिले हैं तोसाम के अंदर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। तोसाम अभिलेख है जहां पर विष्णु भक्त आचार्य सोमत्राता के द्वारा निर्मित तालाब का जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 दिया है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने, किस यूनिवर्सिटी में हरियाणा का पहला एग्रो टूरिज्म सेंटर खोला गया है? एग्रो टूरिज्म सेंटर, एग्रो टूरिज्म यानी कि कृषि से रिलेटेड जो टूरिज्म सेंटर है वो खोला गया है किस यूनिवर्सिटी के अंदर? तो एग्रो है कि कृषि से संबंधित, तो ये खोला गया है कृषि यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। कहाँ पर है ये? हिसार के अंदर है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर है, जहां पर पहला एग्रो टूरिज्म सेंटर खोला गया है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 37 का। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 है कि 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के किस जिले से बीमा सखी योजना की शुरुआत हुई थी? देखो इस प्रश्न के अंदर दो प्रश्न दिए हैं। पहला तो दिया है कि बीमा सखी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 9 दिसंबर 2024 को, ठीक है। 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी की शुरुआत हुई थी। अगला है कि बीमा सखी योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी, ये बताना हमें। तो बीमा सखी की ये शुरुआत हुई थी पानीपत से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो 2015 में हुई थी, वो भी पानीपत से हुई थी। बीमा सखी योजना है ये भी पानीपत से शुरू हुई थी। 9 दिसंबर 2014 की बात है ये। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। बीमा सखी योजना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख के चलना आपको। प्रश्न नंबर 39 है कि कल्पना चावला शौर्य अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? कौन सा पुरस्कार है ये? कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? मीनू कालीरामन को, रेखा बिमान को, शांतारंगा को या कमलेश अरोड़ा को? तो कल्पना चावला शौर्य अवार्ड 2025, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, और ये दिया गया मीनू कालीरामन को, मीनू कालीरामन को। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 40 है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, देखो पैरा ओलंपिक है, ओलंपिक नहीं पैरा ओलंपिक है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में रजत पदक हासिल करने वाला खिलाड़ी योगेश कथुनिया का संबंध किस जिले से है? योगेश कथुनिया का संबंध किस जिले से है, ये हमें बताना है। योगेश कथुनिया का संबंध किस जिले से है, ये हमने बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़ या फिर कैथल। देखो पेरिस पैरा ओलंपिक, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ग्रीष्मकालीन। और कौन सा खेल खेलते हैं ये है डिस्कस थ्रो।
किस में जीता था इन्होंने? डिस्कस थ्रो के अंदर जीता था, ये भी ध्यान रखना है। डिस्कस थ्रो के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, पेरिस जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसके अंदर। अब हमें बताना किस डिस्ट्रिक्ट से है ये। तो योगेश कथुनिया जो है ये है झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था पेरिस पैरा ओलंपिक में। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41, देखो यहां से अब कुछ प्रश्न आएंगे साइंस के, ठीक है। कुछ प्रश्न अब हम करेंगे साइंस के। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस? स्ट्रेस की यूनिट क्या है? स्ट्रेस यानी कि दाब। देखो स्ट्रेस का यूनिट क्या है ये हमें बताना है। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स होता है न्यूटन के अंदर और एरिया होता है मीटर के अंदर, मीटर स्क्वायर। तो एक तो यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये इसका मात्रक है। और इसकी जो एक्चुअल यूनिट है जो लिखते हैं वो होती है पास्कल। स्ट्रेस तनाव स्ट्रेस की जो यूनिट है वो होती है पास्कल। किसके बराबर होती है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर है। अच्छा, स्ट्रेस के साथ साथ एक और चीज होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना। स्ट्रेन जो है वो यूनिट लेस है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन की क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों मीटर में है, सेंटीमीटर में, तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज। न्यूटन का पहला जो नियम है वो कैसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ मोमेंट, लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो पहला नियम है वो किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, कई जगह पर आपको लॉ ऑफ मोशन भी देखने को मिलेगा। देखो दोनों ही नाम सही है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी और डी दोनों सही है इसके, लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ मोशन, ये चीज ध्यान रखना है। लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ मोशन सेम है। ऑप्शन सी और डी दोनों आंसर। अगर पेपर में दोनों आए, कोई एक लगाना तो आप पहले लगाओगे लॉ ऑफ इनर्शिया पे। अगर पेपर में दोनों ऑप्शन है तो आप लॉ ऑफ इनर्शिया पे लगाओगे। लॉ ऑफ मोशन भी सही है, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया अगर दोनों ऑप्शन में तो पहले नंबर पर लॉ ऑफ इनर्शिया लगाओगे, दूसरे नंबर पर लगाओगे लॉ ऑफ मोशन। ये क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। अनलेस एक्टेड अपॉन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उससे कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। कोई वस्तु है अगर पड़ी है तो पड़ी रहेगी एक जगह, कोई वस्तु अगर चल रही है तो चलती रहेगी, तब तक उसकी चेंज नहीं आएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। जैसे हम चल रहे हैं, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो आदमी चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। कोई चीज चल रही है अपने आप क्यों रुक जाती है? वजह से हमने बॉल फेंक दिया ऐसे, तो थोड़ी दूर जाके रुक गई, क्यों रुक गई? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इनकी वजह से। अगर एक्सटर्नल फोर्स हट जाए तो कोई चीज जैसे चल रही तो वैसे ही चलती रहेगी। ऐसे या कोई चीज अगर रखी है एक जगह तो रखी रहेगी जब तक हम उस पर धक्का नहीं मारेंगे, उसको खिसकाएंगे नहीं एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया एंड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन सी और डी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जेट इंजन जो है, जेट इंजन किस प्रिंसिपल पर काम करता है? एनर्जी पर, भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि जेट इंजन जो है वो एकदम सीधी रेखा में जाता है, ठीक है। तो ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल एकदम सीधा जाता है इस वजह से। और ये डायरेक्ट किससे रिलेटेड है? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का जो तीसरा लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उस पर काम करता है।
तो लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर काम करता है जेट इंजन। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा के चलना क्वेश्चन नंबर 43 को। आगे है प्रश्न नंबर 44, 44 नंबर। किसी आदर्श द्रव की संयंत्रता क्या होती है? व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड? कोई भी आइडियल फ्लूइड हो उसकी विस्कोसिटी कितनी होती है? आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस ना हो, एक परफेक्ट, ठीक है, कोई चीज अगर परफेक्ट है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। विस्कोसिटी क्या होती है? जो फ्लूइड है उसकी लेयर्स होती है ना, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो होती है विस्कोसिटी। जितना गाढ़ा फ्लूइड होगा उतना हल्का बहेगा। जैसे हमने पानी डाला तो एकदम से ऐसे आगे तक जाएगा, तो वो उसकी विस्कोसिटी पर निर्भर करता है कि कितनी दूर तक फैलेगा कोई चीज। एग्जैक्ट डिटेल देखते हो इसकी। द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज 0। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द वर्च्यू ऑफ एनी लिक्विड बाय विच इट अपोज, देखो ये है मैन, इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर। जो फ्लूइड बहता है ना, उसकी लेयर्स होती है, उसके आपस में जो अपोजिशन का जो फोर्स होता है वो होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ लिक्विड एंड गैसेस। अच्छा, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? वो होती है पोज, POISC, पोज में इसको नापते हैं विस्कोसिटी को। आइडियल फ्लूइड की कंडीशन क्या होती है कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है, इन रोटेशनल होता है और नॉन विस्कस होता है, ठीक है, यानी एकदम परफेक्ट होता है, कोई कमी उसके अंदर नहीं होती, कोई रेजिस्टेंस उसके लेयर्स के अंदर नहीं होता, तो उसकी विस्कोसिटी होती है 0। जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना आगे तक फ्लो करेगा, और जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना कम फ्लो करेगा। शहद देखा आपने, शहद एक जगह डाल दो वहीं पे रहेगा, आगे फ्लो नहीं करता, उसकी सबसे अधिक विस्कोसिटी होती है, ठीक है। तेल डाल दो, तेल आगे तक फ्लो करता है, तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है। ये सारी चीज है विस्कोसिटी के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। और विस्कोसिटी की यूनिट याद रखना, पोज इसकी यूनिट होती है POISE, पोज। आइडियल फ्लूइड की बहुत बार यही पूछता है, आइडियल फ्लूइड की 0 होती है। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारी PDF आपको यहाँ पर मिलने वाली है, वो ज्वाइन करके देखिए, हर सब्जेक्ट की PDF आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि वायु दाब को मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एयर प्रेशर। एयर प्रेशर मापने वाले यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है एनेमोमीटर, एनेमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मोमीटर। एनेमोमीटर क्या होता है? ये होता है वाइंड स्पीड को मापता है। एनेमोमीटर क्या होता है? ये वाइंड की स्पीड को मापता है। कुछ बच्चे इसका ऑप्शन ए आंसर सोच रहे, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। एनेमोमीटर होता है वाइंड स्पीड मापने के लिए, हवा की गति, हवा का प्रेशर मापना है हमें, एयर प्रेशर, तो एयर प्रेशर मापते हैं बैरोमीटर से, एयर प्रेशर मापते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये नापते हैं वाइंड स्पीड, हवा की गति, इससे मापी जाती है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? ये मापते हैं ह्यूमिडिटी को। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ह्यूमिडिटी किससे मापते हैं? हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मापते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, एनेमोमीटर विंड स्पीड, और एयर प्रेशर के लिए बैरोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 है, 17th समूह के तत्वों का सामान्य नाम क्या है? जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7th ग्रुप जो है, 17वां नंबर का जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं? देखो 17th ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे हैं हैलोजन। हैलोजन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं हैलोजन्स। तो 17th ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर हैलोजन्स होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का, हैलोजन्स। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं। कौन सा अलॉय है जिसके अंदर लेड और टिन पाया जाता है? लेड और टिन किसके अंदर पाया जाता है? तो लेड और टिन मिलकर बनते हैं सोल्डरिंग वायर जो होती है हमारे, जब हम सोल्डरिंग वायर जो होती है ना जोड़ने काम आती है, वो किसकी बनी होती है? लेड और टिन की। एक चीज और ध्यान रखना, जर्मन सिल्वर पहला ऐसा सिल्वर है जिसके अंदर सिल्वर नहीं है। जर्मन सिल्वर सिल्वर नहीं है, इसका नाम जर्मन सिल्वर है कि सिल्वर जैसा दिखता है इस वजह से।
ये सिल्वर नहीं है, ध्यान रखना। कई बार पूछते हैं कि इनमें से कौन सा एक सिल्वर का टाइप नहीं है। आपको ऑप्शन में जर्मन सिल्वर जरूर मिलेगा। जर्मन सिल्वर सिल्वर नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। लेड और टिन होते हैं सोल्डरिंग का जो वायर होता है हमारे, ठीक है, सोल्डरिंग वायर जो होता है उसके अंदर होता है लेड और। एक ऑप्शन दिया है गन मेटल। गन मेटल जो है ये किससे मिलकर बनता है? तो गन मेटल जो मिलकर बनता है ये बनता है कॉपर, टिन और जिंक। कॉपर, टिन और जिंक इनको मिलाकर गन मेटल बनता है, ध्यान रखना है। गन मेटल बनता है कॉपर, टिन और जिंक को मिलाकर। कॉपर, टिन और जिंक को मिलाकर गन मेटल बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, जर्मन सिल्वर किससे बनता है? जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं पाया जाता। जर्मन सिल्वर के अंदर क्या पाया जाता है? जर्मन सिल्वर के अंदर पाया जाता है कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर, जिंक और निकल जर्मन सिल्वर के अंदर पाया जाता है। लेड और टिन पाया जाता है सोल्डरिंग के अंदर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न नंबर 48। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? ताप नाभिकीय संलयन, भारी जल अभिक्रिया, ताप नाभिकीय विखंडन, द्रुत प्रजनन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम जो है ये किस पर बेस है? तो हाइड्रोजन बम जो बेस है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। किस पर बेस है ये? न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर, FUSION। हाइड्रोजन बम यानी कि नाभिकीय संलयन के ऊपर है, ठीक है, नाभिकीय संलयन के ऊपर बेस है हाइड्रोजन बम। और किस में काम करता है ये? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 है, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड जो पाया जाता है ये हमारी जो लाल चिट्टी जो हमें काट जाती हैं, जो कीड़ी बोलते हैं देसी भाषा में, तो वो जो काटती हैं तो लाल चिट्टी, उसमें होता है फॉर्मिक एसिड उनके डंक में। इसी वजह से हमारे शरीर में खुजली होने लगती है, ठीक है। लाल चिट्टी के क्या पाया जाता है वहां पे? फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। रेड आंट की काटने पर वहां पर फॉर्मिक एसिड होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, सफेद फास्फोरस कहां पर रखा जाता है? व्हाइट फास्फोरस को कहां पर स्टोर किया जाता है? व्हाइट फास्फोरस जहर होता है, ध्यान रखना, और इसको पानी में रखा जाता है। व्हाइट फास्फोरस जहर होता है, ये ध्यान रखना आपको एक चीज, ठीक है। और इसको कहाँ रखा जाता है? इसको रखा जाता है पानी के अंदर, P4 बोलते हैं। व्हाइट फास्फोरस का फार्मूला क्या होता है? P4। छोटा सिंपल सा फार्मूला है व्हाइट फास्फोरस का, ठीक है। और इसको कहाँ स्टोर किया जाता है? पानी के अंदर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। पानी के अंदर P4 इसका फार्मूला होता है, ताकि हवा के कांटेक्ट में ना आए। आगे है प्रश्न नंबर 51। आंख का भारी सफेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह क्या है? तो हमारी आंख दिखाई दे रही है, उसके अंदर काला काला पुतली है, उसके बाहर जो व्हाइट रंग का जो हिस्सा है आंख का, उसको क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, स्क्लेरिया बोलते हैं। तो जो व्हाइट हिस्सा जो हमें दिखाई देता है आंख का वो है स्क्लेरा। SCLERA, स्क्लेरा उसको कहा जाता है, ठीक है, स्क्लेरा उसको कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 51 का। प्रश्न नंबर 52 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? उस कैटालिस्ट का नाम बताए। देखो, दूध का दही में, देसी भाषा में बोलते हैं जामन। भाई दूध को दही में बनाने के लिए हम जामन रखते हैं, तो वो क्या होता है? पेप्सिन, लैक्टेज, इन्वर्टेज या डाइजेस्ट। तो दूध को दही में बनाने वाले उत्प्रेरक जो कैटालिस्ट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है लैक्टेज। देखो, दूध से संबंधित जो भी वर्ड है उसमें एक वर्ड कॉमन आएगा, लैक्ट, LELACT, लैक्ट, लैक्टेज, लैक्टोमीटर, ठीक है। लैक्ट जो वर्ड है वो दूध से संबंधित है, ध्यान रखना। तो लैक्टेज है जो दूध को दही में बदलता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 देखो इसमें, और प्रश्न नंबर 53 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? ब्लड क्लोटिंग जो है वो नहीं होती। जैसे चोट लग गई
थोड़ी देर खून बाहर आ गया फिर रुक जाता है, वो होता है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग होना बहुत जरूरी है ताकि चोट लग जाए तो उसका जख्म वहीं पे ज्यादा खून ना निकले। लेकिन किस विटामिन की कमी के कारण ब्लड क्लोटिंग नहीं होती? तो वो है विटामिन के। विटामिन के की वजह से ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती। विटामिन सी होता है स्कॉर्बिक एसिड, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है विटामिन B12, साइनोकोबाल्ट इसको बोलते हैं। किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है? B12 के अंदर। B12 जो विटामिन है ये मांसाहारी विटामिन है, शाकाहारी वस्तुओं में नहीं पाया जाता ये। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, जिसकी कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती हमारे शरीर के अंदर। प्रश्न नंबर 54 दिया है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? राइबोफ्लेविन किस विटामिन को कहा जाता है जो मछली के अंदर पाया जाता है स्पेशली? तो ये होता है विटामिन B2 को। राइबोफ्लेविन जो मछली के अंदर होता है विटामिन B2, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे कबूतर, चिड़िया, जो पक्षी है ना वो सारे ओविपोरस है जो सीधे अंडे देते हैं बच्चे की बजाय। अंडे के बाद बच्चा बनता है। चूहा सीधे बच्चे देता है, खरगोश भी, मेंढक भी, गिलहरी। इसमें से बताना अंडा कौन देता है इनमें से? तो अंडा देता है मेंढक। अंडा कौन देता है इसमें से? मेंढक देता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये सारे साइंस के प्रश्न हमारे पूरे हो गए। अब हम आगे देखेंगे रीजनिंग के, गणित के, हिंदी, इंग्लिश के सारे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, और भी बहुत सारे अलग अलग लेवल का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। हरियाणा जी के, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ मिलेगी, क्विज वगैरह मिलेगी, फोटो वगैरह मिलेगी समझने के लिए आसानी से अलग अलग टॉपिक्स की। ठीक है, तो नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्रश्न नंबर 56 है, रीजनिंग शुरू होती है यहां से। प्रश्न नंबर 56 में दिया है, भाई डिटेल दे रखी है, पढ़नी है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 6 मित्र है PQRSTU, और ये अलग अलग खेल खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल। टी जो बड़ा है P और S से, टी किससे बड़ा है? P और S से बड़ा है। और टी क्या खेलता है? टेनिस। सबसे बड़ा जो है इनमें से 6 में से वो बास्केटबॉल खेलता है। सबसे छोटा वॉलीबॉल खेलता है। Q और S ना तो वॉलीबॉल खेलते ना बास्केटबॉल, यानी कि Q और S सबसे बड़े भी नहीं और सबसे छोटे भी नहीं है। R वॉलीबॉल खेलता है, मतलब R सबसे छोटा है। T जो Q फुटबॉल खेलता है, तो T जो है वो Q और P के बीच में है। तो इसमें से बताना कि R से बड़ा और P से छोटा कौन सा है। R से बड़ा और P से छोटा कौन सा है, ये हमें बताना है। अब इसकी अरेंजमेंट हम करते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, 2 डाटा दे रखे, दोनों डाटाओं को हमने मर्ज करना है। ठीक है, 2 डाटा दे रखे हैं, दोनों डाटा को हमें मर्ज करना है। पहला दे रखा है कि टी खेलता है टेनिस। ठीक है, टी खेलता है टेनिस। टी जो हो P और S से बड़ा है। टी बड़ा है किससे? सॉरी, टी है बड़ा। टी बड़ा है P और S से। और लास्ट में से ने पूछा है R से बड़ा है और P से छोटा है, यानी कि P से छोटा होना चाहिए। टी P से बड़ा है, तो ऑप्शन बी तो पहली लाइन से खत्म हो जाएगा। देखो इसमें पहली लाइन में दे रखा है टी जो हो P से बड़ा है, और उत्तर में पूछा है कि P से छोटा और R से बड़ा होना चाहिए। तो P से छोटा तो T है नहीं, तो ऑप्शन बी तो वैसे ही कट जाएगा। पहली लाइन से ऑप्शन बी हट गया हमारा। ठीक है, तो दे रखा है टी जो है वो बड़ा है P से और S से। आगे दे रखा है जो सबसे बड़ा है वो बास्केटबॉल खेलता है, सबसे छोटा वॉलीबॉल खेलता है। अच्छा, इसमें एक चीज और दे रखी थी, वॉलीबॉल कौन खेलता है? R। इसका मतलब R सबसे छोटा है। R सबसे छोटा है, T इनमें से बड़ा है। ठीक है, 6 फ्रेंड है, T बड़ा है किससे? P से और S से। R सबसे छोटा है, सबसे लास्ट में R आएगा। T टेनिस खेलता है, तो इसका मतलब T पहले नंबर पर नहीं आएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा है ना वो बास्केटबॉल खेलेगा, तो इसका मतलब T सबसे पहले नंबर पर नहीं है। हो गया। उसके बाद इसने दे रखा है Q और S जो है वो पहले और आखिरी नंबर पर नहीं है। तो भाई देखो यहाँ पे Q नहीं आ सकता, क्योंकि Q और S मना कर रखा, S तो ऑलरेडी बीच में है, R से तो बड़ा है S।
ठीक है, तो Q और S यहाँ पे बीच में मिलेंगे कहीं भी, S तो है हमारे पास, तो Q यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है Q। आगे क्या दे रखा है इसने, T इज बिटवीन Q एंड P। T जो है वो Q और P के बीच में है, तो T जो है वो Q और P के, मतलब Q इधर है और Q से पहले एक बंदा और है। अब देखो स्टेटमेंट सारी की सारी, T दे दिया टेनिस खेलता है, T किससे बड़ा है, P और S से। हमें नहीं पता P बड़ा है या S बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा है R, और सबसे पहले वाला खेलता है बास्केटबॉल। अब इसने दे रखा कि Q और S जो है वो सबसे बड़े और सबसे छोटे नहीं है, क्योंकि ये दोनों Q एंड S ना तो वॉलीबॉल खेलते ना बास्केटबॉल। R बास्केटबॉल खेलता तो सबसे छोटा है, Q कुछ नहीं खेलता तो यहाँ पे Q नहीं आएगा। लेकिन T जो दे रखा वो Q और P के बीच में है, तो T है एक साइड तो P हो गया, तो एक साइड में क्या आएगा Q, इनके बीच में तभी तो आएगा T। यहाँ पे Q आ गया, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, P Q R S T, तो U। इसमें से सबसे बड़ा पूछता तो क्या आएगा, U सबसे बड़ा है। लेकिन इसने पूछा कि वो बताओ जो R और P के बीच में है, R से बड़ा और P से छोटा, तो R से बड़ा और P से छोटा S हो सकता है, R से बड़ा और P से छोटा S हो सकता है। लेकिन इसने एग्जैक्ट डाटा इसमें नहीं दिया रखा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक लाइन लिख रखी T जो हो P और S से बड़ा है। अब ये थोड़ी दे रहा कि S और P में कौन बड़ा है, S और P का इसने नहीं बता रखा कि इसमें से कौन बड़ा है। ठीक है, तो S और P में से कोई भी आंसर हो सकता, तो इसमें क्या बता सकते हैं हम, इसमें हम आंसर नहीं बता सकते। ये S तो हमने इसने अपनी मर्जी से लिखा था, भाई T बड़ा है P और S से, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिख रखा कि P बड़ा है S से या S बड़ा है P से। लेकिन एक चीज और दे रखी है इसमें, हाँ एक चीज और दे रखी है, T वाली लाइन, ये देखो T जो है वो Q और P के बीच में है हाइट के हिसाब से। मतलब क्या है कि Q बड़ा है, फिर T, फिर P, फिर S आएगा, ये सही है। तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, S आएगा। S ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा, S। पहले नंबर पर आएगा U, फिर आएगा Q, फिर आएगा T, फिर P, फिर S, फिर R। क्योंकि T जो दे रखा है वो Q और P के बीच में दे रखा है और हाइट के हिसाब से, तो सबसे बड़ा ये, फिर T, फिर ये, उसके बाद आगे S आएगा। समझ गए, तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 57 है, ये सोल्व करना है और ये आपस में निशान चेंज करने हैं। ये आपस में निशान चेंज हमने इसमें करना है। 52 प्लस 5 गुणा 8 माइनस 2, यदि माइनस खाली स्थान को दर्शाता है, प्लस गुणा को दर्शाता है, भाग माइनस को दर्शाता है, गुणा प्लस को दर्शाता है, तो क्या आएगा, ये सोल्व करना। शायद गलत प्रिंट हो गया ये, ठीक है, ये मेरे हिसाब से गलत प्रिंट है। ये जो प्लस है ये दर्शाता है गुणा को, तो अब इसमें से प्लस और भाग कौन सा है ये देखना पड़ेगा। ये तो गुणा का निशान है और गुणा दर्शाता है प्लस को, माइनस दर्शाता है शायद भाग को दर्शाता होगा। ये इधर 4 बचेगा, ये 5, ये कुछ गुणा आएगा, ये शायद साइन गलत है यहाँ पे, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, गलत है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, नेमोडिंट शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके खेल बनता है, उसका नाम, ये जो वर्ड दे रखा है इससे खेल बनेगा, तो इससे सीधा सीधा बात है, कौन सा खेल बनेगा, बैडमिंटन, BADMINTON, बैडमिंटन। तो इसका पहला अक्षर क्या है, B, और लास्ट अक्षर क्या है, N। बैडमिंटन बनेगा, पहला अक्षर B और आखिरी अक्षर N आएगा, बैडमिंटन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 59। इसमें दिया है 4 डाइस है, उनको एक साथ फेंका जाता है, इनके ऊपर दिखाने वाली संख्याओं का जोड़ 13 है। भाई चारों के ऊपर जो भी नंबर आए उन सभी को जोड़कर 13 बनता है। संख्या क्या है, 4, 3, 1 और 5। 4, 3, 7, 1, 8, 5, 13। तो जमीन से सटे फलकों की संख्याओं का योग क्या होगा। भाई कोई डाइस है, इसके ऊपर 4 दिखा रखा है, के ऊपर एक साथ 4 फेंके थे, उनके ऊपर ये यार इनका जोड़ है 13। तो इसने कहा कि इनके उल्टी साइड जो है उनका जोड़ क्या होगा, इनके उल्टी साइड जो भी है उसका जोड़ क्या होगा। तो देखो डाइस जो है, जो क्यूब का शेप होता है, तो एक डाइस के जो ऊपर और नीचे के फलकों का जो जोड़ होता है वो हमेशा 7 होता है, ध्यान रखना। 1 है तो इसके उल्टा 6 मिलेगा, 3 है इसके उल्टा 4 मिलेगा, 5 है इसके उल्टा 2 मिलेगा।
कोई भी एक डाइस होता है जो लुड्डो होता है, उसके ऊपर नीचे वालों का जोड़ हमेशा 7 मिलेगा, ये ध्यान रखना। आइडियल डाइस की बात हो रही है जो हम घर में यूज करते हैं, जो प्रॉपर डाइस होता है वो 1 और 6 मिलेगा, 3 और 4 और 5 और 2 आमने सामने होते हैं, ध्यान रखना, बेशक से आप चेक कर लेना। लूडो जो होता है, डाइस जो होता है, उसके आमने सामने जो होता है फलक, उनका जोड़ 7 होता है। तो 4 के अपोजिट में 3 मिलेगा, 3 के अपोजिट में 4 मिलेगा, 1 के अपोजिट में 6 मिलेगा और 5 के अपोजिट में 2 मिलेगा। 6 4 10, 3 13 और 2 15। तो इसके अपोजिट फलकों का जोड़ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आमने सामने जो है इससे जो होते हैं उनका जोड़ 7 होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 60 है, इसकी मिरर इमेज हमें बतानी है, क्या बनेगी? ये जो आकृति दे रखी है, इसकी मिरर इमेज हमें बतानी, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? देखो ये पहली बात तो ये ऐसे कैसे बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये बीच की लाइन आएगी ऐसे कैसे ही, ये लाइन इधर है तो मतलब ये इधर आएगी, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन डी तो कट जाएगा, ये लाइन इधर दे रखी है ना, ये नहीं, इधर आएगी, ये लाइन राइट साइड में आएगी। आगे क्या दे रखा है, ये लाइन दे रखी है ना ऐसे, तो ये लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे करके, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा सही वो बनेगा ऑप्शन सी का। इसमें देखो लाइन नीचे से दे रखी, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। ए और सी में से लास्ट में ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि ये जो नीचे दे रखा है ना कर्व वाला ये हिस्सा, ये यहाँ पर है, यहाँ पे ये उल्टा दे रखा है। तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो ऑप्शन सी वाली बनेगी, दर्पण प्रतिबिंब। प्रश्न नंबर 61 दे रखा है, 3 और 4 बजे के बीच घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण 75 डिग्री कब कब होगा? 3 और 4 बजे के बीच में। अब इसने ये नहीं कह रखा घंटे और मिनट के बीच में, दोनों सुई आगे पीछे भी हो सकती है, दोनों सुइयों के बीच में, पहले चाहे घंटे वाली हो चाहे पहले मिनट वाली हो। ये जैसे घड़ी है तो 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर, तो सीधी सी बात है छोटी सुई तो मिलेगी 3 और 4 के बीच में, 3 से हल्का सा नीचे मिलेगी, बड़ी मिलेगी एक तो ऊपर 12 बजे एक बार, अब 12 से इधर ऐसे ऐसे चलती मिलेगी। तो इन दोनों के बीच में 75 डिग्री का कोण एक तो बनेगा 3:02:44 पर, और दूसरा बजेगा 3:30 बजे सही 75 डिग्री का कोण। वो निकालते नहीं 11/2 m करके, 30h - 11/2 m करके, उसके हिसाब से निकालना है। ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर आएंगे इसका, यानी कि ऑप्शन डी दे रखा जो 3:02:44 और 3:30, ये दो टाइम ऐसे है जब घंटे और मिनट की सुई के बीच में 75 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा? 75 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 62, और प्रश्न नंबर 62 क्या दिया है? इसमें दिया है यदि 12 दिसंबर 2002 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था? 17 दिसंबर 2002 की बात हो रही है और उसके बाद है 22 दिसंबर 2004। देखो 2004 4 से भाग हो रहा है ना ये, तो मतलब एक लीप ईयर है, इसमें एक दिन फालतू आएगा और हर साल एक एक दिन आगे बढ़ते हैं। 17 दिसंबर 2002 को शनिवार, 17 दिसंबर 2003 को एतवार, 17 दिसंबर 2004 को सोमवार होना था, लेकिन लीप ईयर की वजह से फरवरी 29 दिन का, तो ये क्या आएगा? मंगलवार। 17 दिसंबर 2004 को मंगलवार था, तो 22 तारीख को क्या होगी? 5 दिन जुड़ जाएंगे, समझ गए? देखो 2004 एक लीप ईयर है, फरवरी 29 दिन का हो गया। 17 दिसंबर 2002 से 16 दिसंबर 2003 तक 365 दिन हो गए, और 16 दिसंबर 2004 को एक लीप ईयर है तो 366 दिन हो गए। भाई लीप ईयर 4 साल में एक बार आते हैं, इसमें होते 366 दिन, बाकी साल में होते 365 दिन। तो 17 दिसंबर 2004 से 22 दिसंबर तक 6 दिन एक्स्ट्रा है, यानी कि 105 सप्ताह और 2 दिन, ठीक है। तो इसमें क्या दिन बनेगा? अगला दिन रविवार आएगा। 22 दिसंबर 2024 को क्या दिन बनेगा? 2004 को रविवार आएगा। देखो जो साल है ना भाई 17 दिसंबर 2002 और 17 दिसंबर 2004, तो सीधी सी बात है हर एक साल में अगला दिन है। 1 जनवरी 2002 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2003 को मंगलवार आएगा, अगले साल बुधवार आएगा, उससे अगले साल बृहस्पतिवार आना था, लेकिन 2004 लीप ईयर हो गया तो इसकी वजह से वो शुक्रवार आएगा। ऐसे एक दिन बढ़ जाता है 4 साल में। तो इसमें क्या आ जाएगा? रविवार। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 62 का। आ गया प्रश्न नंबर 63। लड़कों की एक पंक्ति में कपिल दाएं से 8वां और निकुंज बाएं से 12वां है,
निकुंज और कपिल का स्थान बदलता तो निकुंज बाएं से 21वां हो जाता, तो कपिल का स्थान दाएं से क्या रहेगा। ऐसे प्रश्न में चाहिए एक की पोजीशन दे लो जिसकी 2 बार दे रखी है। बाकी हम समझने के लिए एक बार प्रॉपर ऐसे मानते हैं। भाई ये एक दे रखा है, लेफ्ट साइड से दे रखा, देखो सबसे पहले कपिल इज एट फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड ये है ना, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो यहाँ पे खड़ा है कपिल, कितने नंबर पर है, 8वें नंबर पर। और यहाँ पे खड़ा है निकुंज, और ये लेफ्ट से कितने नंबर पर है, ये 12वें नंबर पर। आपस में पोजीशन बदल ली, निकुंज यहाँ पे आ गया, कपिल यहाँ पे आ गया। अब क्या हो गया कि निकुंज जो है वो 21वां नंबर हो गया लेफ्ट से। अब ये लेफ्ट से जाके यहाँ पे कितना नंबर हो गया, 21वां। समझ गए। तो इसने पूछा है कि कपिल की पोजीशन राइट साइड से क्या होगी, यानी कि ये जो कपिल अब इधर आ गया है तो ये राइट साइड से कितने नंबर पर होगा। देखो 12 से 21 गए, कितने बढ़ गए बीच में, 9 बढ़ गए ना। तो पहले कपिल 8वें नंबर पर था, 9 बच्चे और बीच में, तो 8 और 9 17। तो कपिल का दाहिने से क्या स्थान हो जाएगा, 17वां नंबर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 17वां नंबर। प्रश्न नंबर 64 दिया है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष इसमें दिया है। तो इसमें दिया है कि कुछ प्लेनेट जो है वो सन है, प्लेनेट सन। कुछ प्लेनेट क्या है, सूरज है, सन है। नो सन इज स्टार, कोई भी सूरज एक स्टार नहीं है। SR लिख दिया स्टार को, इनका नेगेटिव है। अब पहला निष्कर्ष दे रखा कि सभी ग्रह सूर्य हैं, सारे प्लेनेट सन है, नहीं भाई, कुछ प्लेनेट सन है, इतना दिया है। तो निष्कर्ष एक गलत हो गया। कोई तारा सूर्य नहीं है, बिल्कुल, ये तो लिख रखा नो सन इज, कोई सूरज स्टार के पास नहीं जाएगा, तो कोई स्टार सूरज के पास नहीं आएगा। ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा, मतलब सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, पहला गलत है। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 65। मंजू की तरफ इशारा करते हुए राजू बोलता है, उसका इकलौता भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो मंजू का राजू से क्या संबंध है। मंजू की तरफ इशारा करते हुए, मंजू का इकलौता भाई का बेटा, मंजू का इकलौता भाई का बेटा उसकी पत्नी का भाई है। ठीक है, यानी कि इसकी पत्नी क्या हो गई, इसकी जो मंजू का जो भाई है ना उसकी बेटी हो गई इसकी पत्नी, किसकी, राजू की पत्नी। तो मंजू का राजू से क्या संबंध है ये बताना है। तो मंजू राजू क्या लगेगी, उसके ससुर की बहन लगेगी, क्योंकि मंजू का भाई जो है वो राजू का ससुर लगेगा, क्योंकि मंजू का भाई जो है उसकी बेटी है जो राजू की पत्नी है। ठीक है, तो ससुर लगेगा राजू, राजू का ससुर लगेगा मंजू का भाई, तो मंजू क्या लगेगी, उसके ससुर की बहन लगेगी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 65 का। प्रश्न नंबर 66, ये गणित के सवाल देखेंगे अब हम। इसमें दिया है 31 संख्याओं की एवरेज है 48, 31 संख्याओं का औसत है 48। पहली 16 का औसत है 38, अंतिम 16 का औसत है 58। यदि बीच की संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा ये बताना है। तो पहले तो हम बीच की संख्या निकालेंगे। 31 संख्याओं का औसत है 48, 16 का है 38, तो देख 16 गुना में 38 प्लस 16 गुना में 58, इनको जोड़ लो, टोटल 32 संख्याओं का हो जाएगा ये। और ये इधर दे रखे 31, 31 गुना 48, ये इसमें से घटा दो। ठीक है, पहले तो टोटल है 31 संख्याओं का, फिर 16 का, अगली 16 का, वहां से बीच की संख्या आएगी वो निकाल देना, तो 30 संख्याओं का औसत हम निकाल लेंगे यहाँ से। देखो इसमें दे रखे 31 संख्याओं का औसत 48, पहले 16 का 38, लास्ट 16 का 58। देखा, अब देखो पहले 31 संख्याओं का टोटल जोड़ कितना आ जाएगा सभी संख्याओं का, 1488। 31 संख्याओं का 48 औसत, तो टोटल कितना होगा 1488। पहली 16 संख्याओं का जोड़ कितना आएगा, एवरेज 38 है ना 16 संख्याओं का, तो 608 आएगा, इनकी गुणा करेंगे। अंतिम 16 का कितना आएगा, 58 एवरेज है, तो 16 गुना 58 करेंगे तो 928 आएगा। इन दोनों को जोड़ लो, 32 संख्या हो गई, इन दोनों का जोड़, इसमें से ये 31 संख्याओं का जोड़ घटा दो, उससे क्या मिलेगा, जो 16वीं संख्या जो 2 बार आई है दोनों में वो निकल जाएगी, और वो 16वीं संख्या कितनी आएगी 48। 16वीं संख्या 48 घटा दो इन 31 संख्याओं के जोड़ में से, क्योंकि बच गई ना बीच वाली संख्या हटाने के बाद जोड़ पूछा है। तो 1488 31 संख्याओं का जोड़ था, इसमें से 48 घटा दिया, ठीक है, कितना बचेगा 1440।
संख्या कितनी हो गई 30। तो 1440 को 3 से भाग दे दो तो एवरेज क्या आ जाएगा नया 48 आ जाएगा। तो जो शेष 30 संख्याएं बच गई उनका औसत कितना आएगा 48। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 66 और इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 67। इसमें दिया है यदि 200 और 260 के बीच की कीमत पर खरीदी गई पुस्तक को 250 से लेकर 300 की कीमत पर बेचा जाए तो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। देखो अधिकतम लाभ पूछा है, तो अधिकतम लाभ का कब होगा, जब हम कोई वस्तु सबसे सस्ती खरीदे और सबसे महंगे भाव पर बेचे। ठीक है, तो कोई वस्तु अगर हम खरीदते हैं 200 से 250 के बीच में, 260 के बीच में, तो हमने माना कि वस्तु खरीदी हमने सस्ते में, कितने में 200 रुपए में, और बेचते हैं 250 से लेकर 300 तक की, तो हम बेचेंगे सबसे अधिकतम लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेंगे 300 रुपए की। सबसे सस्ते में खरीदेंगे 200 में, सबसे अधिकतम 300 में बेचेंगे, कितने रुपए का लाभ हुआ 100 का। तो लाभ गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, कितना आ जाएगा 50%। अच्छा, एक वस्तु पर 100 रुपए का लाभ, इसने परसेंट नहीं पूछा, इसने पूछा है कि 25 वस्तुओं को बेचने पर अधिकतम कितना लाभ होगा। तो एक वस्तु पर हो रहा है 100 रुपए का, तो 25 वस्तुओं पर कितना होगा, 25 गुणा 100 करेंगे तो 2500 रुपए का। इसने पूछा है भाई अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ के लिए हम वस्तु को सबसे सस्ते में खरीद देंगे। तो 200 से 260 के बीच में हमने 200 में खरीदी, बेचेंगे सबसे महंगे 250 से 300 के बीच में हमने 300 में बेचेंगे। 100 रुपए का लाभ हुआ एक वस्तु पर, तो 25 पर 2500, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68। पी एक टैंक को 5 घंटे में भरता है, क्यू उसी टैंक को 15 घंटे में भरता है, आर उस टैंक को 7.5 घंटे में खाली करता, तीनों मिलकर टैंक कितने देर में भरेगा। पी क्यू आर, ये भर रहा है 5 घंटे में, ये भरेगा 15 घंटे में, और ये खाली करेगा, इसलिए माइनस 5, 15 और 7.5 का एलसीएम ले लेना, कितना आएगा 15 ही आएगा। 5 दिया 15, 15 एकम 15 और 7.5 दूनी 15, 3 और 1 4, ये दोनों भरेंगे 4 की क्षमता, और ये खाली करेगा 2 से, ओवरऑल कितना आएगा 2। हर घंटे 2 लीटर पानी डलेगा, टोटल एफिशिएंसी कितनी इसकी 15, 15 बटे 2 करें कितना टाइम लगेगा 7.5 घंटा। ये माइनस ले लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि खाली करने वाला माइनस ले लिया, भरने वाला प्लस में ले लिया हमने। ठीक है, तो टैंक टोटल कितनी देर में भरेगा 7.5 घंटे में, तीनों नल चलाने के बाद। आगे है प्रश्न नंबर 69। एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेब की कीमत कितनी कम हुई है। अब देखो इसमें प्रश्न नंबर 69 में इसमें देखो कि सेब की कीमत हुई है 20% कम। ठीक है, 20% कम का मतलब क्या हो गया 1/5। 20% कम हो गई, इसका मतलब है 1/5। मतलब पहले सेब की कीमत कितनी थी 5 थी, अब कितनी हो गई 4 हो गई। देखो 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद रहा है आदमी, तो पहले 54 रुपए में कितने सेब खरीदता, भाई सेब की कीमत कम हुई है 20%, यानी कि 1/5। तो पहले 5 खरीद रहा था 54 रुपए में, 5 रुपए के हिसाब से कितने सेब आए थे 5 एकम 5, 10.8। ठीक है, लेकिन अब ये खरीद रहा है 10 सेब फालतू, समझ रहे हो, अब इसने 10 सेब फालतू खरीदे हैं, ये बात हुई है इसकी। तो 10 सेब फालतू का मतलब है 10 सेब 10.8 रुपए फालतू, तो एक सेब कितने का पड़ेगा 1.08 रुपए का। एक सेब अब कितने का पड़ेगा 1.08 रुपए का, समझ गए। 10 सेब की कीमत है 10.8, एक पड़ेगा 1.08 का। तो उसने कहा कि एक दर्जन का, दर्जन में कितने होते हैं 12, तो इसको 12 से गुणा कर दो, 12 गुणा में 1.08 करेंगे तो 12.96 रुपए आ जाएगा। एक दर्जन सेब की कीमत पूछे कितनी कम हुई है, तो 10 सेब की कीमत कितनी कम हुई थी 10.8। भाई देखो 5 1/20% का मतलब क्या है 1/5, यानी कि पहले अगर सेब 5x की खरीदता था, अब सेब की कीमत होगी 4x। उसने कहा कि 54 रुपए में अब 10 सेब अधिक खरीद रहा है, समझ रहे हो। तो 54 रुपए में 5 के हिसाब से कितने सेब अधिक आ रहे हैं 10.8 रुपए आ रहे हैं, यानी कि जो 10 सेब अधिक खरीदे हैं वो कितने रुपए के पड़े हैं 10.8 रुपए के 10 सेब की कीमत। इसने एक दर्जन सेब की कीमत पूछी, यानी कि 12 सेबों की कीमत पूछी है, तो एक की कितनी आएगी 10.8 को 10 से भाग देंगे तो 1.08, ये एक सेब की कीमत आ गई। एक दर्जन की पूछे तो इसको 12 से गुणा करेंगे तो 12.96, 12.96, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा।
क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब 7900। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ है, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलने वाला है। सवाल नंबर 70 दिया है, 5 संख्याएं हैं, प्रत्येक संभावित युग्म का HCF 4 है और इन पांचों संख्याओं का LCM है 27,720। तो सभी पांचों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखो हम निकालते हैं, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, दो संख्याओं निकालते हैं तो LCM गुणा HCF किसके बराबर होता है? X गुणा Y के। LCM तो कॉमन रहेगा सभी संख्याओं का, 5 हो 10 हो, लेकिन HCF अलग अलग होता है। ठीक है, तो HCF गुणा जो LCM करते हैं ना, अगर वो दो संख्या होगा तो HCF और LCM एक एक पावर लेते हैं इनकी, X गुणा Y। अगर तीन संख्याओं का निकालते तो X गुणा Y गुणा Z और यहाँ पर पावर कर देते हैं 2। अगर चार संख्याओं का निकालना है, Z के बाद मान लो P है तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 3। फार्मूला क्या होता है? ये होता है HCF की पावर n-1 जितनी संख्याएं हैं गुणा में LCM बराबर संख्याओं की गुणा। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो ये जो सभी संख्याओं का HCF नहीं दे रखा, इसने दे रखा ईच पॉसिबल पेयर। 5 संख्याओं में कितने जोड़े बनेंगे? सीधे सीधे ये 5 संख्याएं हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 और 4। ये 4 संभावित जोड़े बनते हैं लगातार 5 संख्याओं के। समझ गए? तो HCF कितनी बार लिया जाएगा? 4 बार लिया जाता है, क्योंकि जोड़े का हिसाब से HCF दे रखा, पांचों संख्याओं का HCF नहीं दे रखा कॉमन, ये अलग अलग जोड़े का दे रखा। तो 5 संख्याओं में कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे। LCM दे रखा इन सभी का ये। अब डिटेल में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो संभावित युग्म का HCF 4 दे रखा है, LCM ये है। अब फार्मूला क्या लगेगा? ये HCF की पावर n-1 गुणा में LCM। n मतलब संख्या है, कितनी दे रखी है? 5। तो HCF 4 दे रखा है और LCM ये है। टोटल क्या हो जाएगा? अब देखो पांचों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? HCF की पावर n-1 गुणा में LCM। तो HCF n है 5, -1 करेंगे तो 4 की पावर 4 गुणा 27,720। 4 की पावर 4 होता है 256। 256 गुणा में 27,720 करेंगे तो पांचों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा? 70,96,320। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। समझ गए? जितने जोड़े बनेंगे, जितने दे रखे हैं संख्याएं, उससे एक कम HCF की पावर होगी। इसके बाद आगे है सवाल नंबर 71। इसमें दिया है एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य है 12,400 रुपए। दुकानदार इसे 30% छूट पर देता, डिस्काउंट देता 30%। तो मोबाइल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो MRP दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो मार्क प्राइस ये है, डिस्काउंट ये है, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस? 12,400 गुणा 30% की छूट दे, कितने परसेंट पर बेचेगा? 70% पर, बटे में 100। 124 को जब 70 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 8680 रुपए। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक भाई, 30% छूट दे दी तो कितने में बेचेगा? 70% पे, तो 12,400 का 70%। दूसरा तरीका क्या है इसका निकालने का? 12,400 इसका 30% निकाल लो। जो 30% की जो वैल्यू आएगी उसको 12,400 में से घटा दो तो वो भी 8680 ही उत्तर बचेगा। विक्रय मूल्य आ जाएगा 8,680। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे है सवाल नंबर 72। सवाल नंबर 72 में दिया है एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल गया, 3 मिनट देरी से पहुंचा। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी बताओ और किस में निकालनी है? किलोमीटर के अंदर हमें दूरी निकालनी है। यहाँ पे किलोमीटर क्यों लिखा है मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये दूरी देखो समय दे रखा नहीं है, मिनट में दिया हो यहाँ पे, और स्पीड दे रखे किलोमीटर प्रति घंटा में। ये जो समय है इसको हमने घंटा में बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक चीज देखो, इसमें पहले तो 3 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब ये 3 मिनट पहले पहुंच गया। पहले इसको टाइम से अधिक 3 मिनट लग रही थी, अब इसको 3 मिनट कम लग रही है। तो टोटल अंतर कितना है दोनों के बीच में? 6 मिनट का। पहले देखो 12 बजे का टाइम था मान लो ऑफिस पहुंचने का, तो पहले तो पहुंच रहा था 12:03 पर। अब ये 3 मिनट पहले पहुंच रहे हैं कि 11:57 पर ये पहुंच गया ऑफिस। टोटल अंतर कितना हो गया दोनों के बीच का? 6 मिनट का। समझ गए? और इसको घंटे में बनाने के लिए 60 से हम इसको भाग कर देंगे। देखो साइकिल की गति दे रखी सबसे पहले थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा,
बाइक पर किस स्पीड से जा रहा है ये? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। समय पहले लेट था 3 मिनट का, 3 मिनट यानी कि 3/60 घंटा। अब हमें क्या पता है, दूरी क्या होती है? गति गुणा में समय। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटे में स्पीड हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। हमने मान ली हॉस्टल से और कॉलेज के बीच की दूरी कितनी है? x किलोमीटर। हॉस्टल से कॉलेज की दूरी कितनी है? x किलोमीटर। तो जब साइकिल पर गया तो टाइम कितना लगेगा? x बटे में 15 स्पीड दे रखी थी और x क्या है? दूरी है हॉस्टल से कॉलेज की। जब बाइक पर गया, जब टाइम कितना लगा? x बटे 20। ठीक है, ये इतना घंटे में है सारा टाइम ये, क्योंकि ये दूरी हमने किलोमीटर में माननी है और स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उत्तर हमें किलोमीटर में निकालना, तो x हमने किलोमीटर में मानना है। ठीक है, x बटे 15 और x बटे 20 घंटे लगे अलग अलग। और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 6 मिनट का समय का। भाई 3 मिनट पहले पहुंच रहा था, 3 मिनट बाद में, तो टोटल कितना लगा? 6 मिनट। और मिनट को घंटे में करेंगे तो किससे भाग कर देंगे? 60 से भाग कर देंगे। तो टोटल टाइम का अंतर है 6 मिनट। किस किस के बीच में? पहला टाइम था x बटे 15 और दूसरी बार टाइम लगा था x बटे 20 घंटा। इन दोनों के बीच का अंतर है 6/60 यानी कि 6 मिनट का। यहां से जब एलसीएम लेंगे 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60, तो इसको करेंगे 4x माइनस 3x बटे 60 बराबर 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 6 दाए 60। ठीक है, 4x में से 3x गया तो x बटे में 60 बराबर 1/10। x का मान निकालेंगे तो 60 ऊपर चला आएगा, 60/10 कितना आएगा? 6 किलोमीटर। x का मान कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर। तो छात्रावास यानी कि हॉस्टल से कॉलेज की दूरी कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर। समझ गए? मेन है जो टाइम का अंतर लेना है। पहले 3 मिनट लेट था और अब 3 मिनट पहले पहुंच गए, तो 6 मिनट का अंतर है। और टाइम हमने निकाल लिया x बटे 15 और x बटे 20 दो अलग अलग। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा 6 किलोमीटर हॉस्टल से दूरी। प्रश्न नंबर 73 देखो, 2 4 6 8 लास्ट 100 तक की गुणा है। इसमें बताना है कि लास्ट में टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? देखो, जीरो सबसे पहले बनती है जब 2 और 5 की गुणा हो। 2 और 5 की गुणा होगी तभी जीरो बनेगा लास्ट में, इससे पहले जीरो नहीं बनेगा। तो पहले ये निकालो, 2 से लेकर 100 तक की जब गुणा करेंगे, इसमें 2 कितने हैं और 5 कितने हैं? जो कम होगा ना उतने ही इसमें जीरो आएंगे। जो कम होगा 2 और 5 में वो जीरो आएगा। भाई मान लो 2 है 50 बार और 5 है 25 बार, तो 2 और 5 की 25 बार ही तो गुणा हो सकती है अधिकतम। 26वीं बार 2 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 25 उत्तर हो जाएगा। तो अब देखो इसका डिटेल में सॉल्यूशन। देखो 2 4 6 8 10 100 तक है। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 1 2 3 4 गुणा 50 तक की सीधी गुणा हो जाएगी। और 2 कितनी बार आएगा? 50 बार, क्योंकि हर संख्या में 2 2 है। और 2 100 तक करेंगे तो 100/2 करेंगे तो कितना हो गया? 50, यानी कि लगातार 50 संख्याएं हैं ये। 2 का मल्टीपल, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 50 बाहर आएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, ऐसे ही 2 गुणा 50 100। 1 से लेकर 50 तक की सीधी गुणा और बाहर आएगी 2 की पावर 50। इसका मतलब 2 कितनी बार है इसमें? 50 बार है। अभी जो संख्या बच गई 1 से लेकर 50 तक की, इसमें हमें निकालना 5 कितनी बार है। 5 कितनी बार आएगा? तो 5 करने के लिए क्या करते हैं हम? इसका निकालते जो एलसीएम का मेथड है, जो ऐसे करके। ठीक है, तो 5 से भाग करेंगे तो 10 और करेंगे तो 2, यानी कि 5 कितनी बार बनेगा इसमें? 12 बार। 1 से लेकर 50 तक की संख्या में 5 कितनी बार आएगा? 12 बार आएगा। ठीक है, 10 और 2 12 बार। और 2 आ रहा है कितनी बार? 50 बार। तो नंबर जीरो कितनी बनेगी? जो कम है, तो कितनी जीरो आएगी इसके अंदर? 12 जीरो। 5 टोटल है 12, तो 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे? 12 जोड़े बनेंगे। तो अंत में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। तो लास्ट में टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी इसके अंदर? 12, क्योंकि जीरो बनती है हमेशा 2 गुणा 5 करने पर ही। 2 आएगा 50 बार और 5 आएगा 12 बार। तो सवाल नंबर 73 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, 12 जीरो है इसके अंदर। सवाल नंबर 74 देखो आगे, 986 की पावर 986 का अंतिम अंक। देखो, जो अंतिम अंक है इसको हम बोलते हैं इकाई का अंक। कोई संख्या है 1 2 3 4 5, तो ये होगा इकाई का। उसके बाद दहाई का, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000 का। उल्टी तरफ से दाहिने हाथ से चलते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार, इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा हजार।
इसने अंतिम अंक लिखा है, यहाँ पर ये भी लिख देता है इसका इकाई का अंक बताओ, तो बात एक ही है। अब देखो लास्ट इसका अंक क्या है 6, तो 6 की पावर जो होएगी वही तो इसका इकाई अंक बनेगा। जैसे भाई 12 का इकाई अंक पूछा है, 12 की पावर 2 का, तो जो 2 की पावर 2 करेंगे इकाई अंक 4 वही तो है, क्योंकि 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 वही आता है हमेशा, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी दे रखी हो, इतनी बड़ी संख्या और लास्ट में अंक दे दिया 2, इसकी पावर हमें 2 देगी, अब पूछे इकाई का अंक बताओ, तो 2 की पावर को जो 2 करेंगे ना तो वो जो अंक आएगा वो इस सारी संख्या का इकाई अंक वो ही होगा। 2 की पावर 2 4, तो चाहे कितनी बड़ी संख्या हो इसका इकाई अंक 4 ही आएगा। अब देखो 6 है, 6 की पावर क्या करें 986, तो क्या आएगा, देखो 6 की पावर हम 1 करें तो भी इकाई अंक 6 आएगा, 6 की पावर 2 करते हैं तब कितना आएगा 36, तो इकाई अंक 6 रहेगा, 6 की पावर 3 करें कितना आएगा 216, इकाई अंक क्या रहेगा 6 रहेगा, 6 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 1296, तो भी इकाई अंक 6 रहेगा। 6 की पावर चेक करोड़ कर दो, इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा 6 ही रहेगा, तो इस संख्या का अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक क्या रहेगा 6। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा इसका। अगला है सवाल नंबर 75 जो हमने अभी करा था उसी पैटर्न पर ही। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चला और 11.5 मिनट देरी से पहुंचा। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से साइकिल पर गया तो 11.5 मिनट पहले पहुंच गया। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी बतानी है। देखो पहले लग रही थी 11.5 मिनट लेट और अब है 11.5 मिनट पहले, तो टोटल टाइम का अंतर कितना हो गया 11.5 और 11.5 दो बार जोड़ेंगे तो 23 मिनट का। मिनट को हमने उत्तर किलोमीटर में निकाला, मिनट को घंटे बनाए, कितना आएगा 23/60। ठीक है, हॉस्टल से कॉलेज की दूरी हमने मान ली x किलोमीटर, क्योंकि उत्तर किलोमीटर में निकालना तो हमने x किलोमीटर मान ली। देखो दूरी क्या होती है 4 गुना समय, तो हमें समय निकालेंगे पहले, दूरी बटे 4। समय का अंतर कितना हो गया 23/60 घंटे, 11.5 मिनट लेट था और 11.5 मिनट पहले हो गया, यानी कि 23 मिनट हो गया। मिनट को घंटे में करेंगे तो 23/60 घंटा। अब हमने दूरी मान ली x किलोमीटर है, हॉस्टल से कॉलेज की दूरी है x किलोमीटर, तो 20 की स्पीड से जब जाएगा तो समय कितना लगेगा, दूरी बटे में 4 दे रखी है 20, दूरी है x तो x/20 घंटा। जब 24 की स्पीड से जाएगा तो टाइम लगेगा x/24 घंटा, और दोनों समय के बीच का अंतर कितना है 23/60 घंटे। समझ गए, x/20 माइनस x/24 और इनका अंतर है 23/60। अब इसको क्या है, मतलब ये है x/20 माइनस x/24, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24 और 20 का 120 आएगा, तो 20 6 120, 6x माइनस 24 5 120 5x, तो ये क्या बचेगा 6x में x/120, x/120 किसके बराबर आएगा 23/60 के। ठीक है, 60 से काटेंगे 60 दूनी 120 और x/2 बराबर 23, तो x का मान कितना हो जाएगा 23 गुणा 2 करेंगे तो 46, 23 गुणा 2 करेंगे तो 46, तो हॉस्टल से कॉलेज की दूरी कितनी आ जाएगी 46 किलोमीटर प्रति घंटा, 46 किलोमीटर। ठीक है, 46 किलोमीटर ये दूरी आ जाएगी, हमारा x का मान आ जाएगा 46 किलोमीटर, आंसर हो जाएगा इसका। तो सवाल नंबर 75 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 46 किलोमीटर हॉस्टल की दूरी। आगे है सवाल नंबर 76, और सवाल नंबर 76 में क्या दिया है ये देखो। अब एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है 1:3, यानी कि त्रिज्या मान ली r है, त्रिज्या r है तो हाइट कितनी हो जाएगी 3r। ठीक है भाई, 1:3 का मतलब अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 3x। पाई का मान हमने लेना 22/7। इसका कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। अगर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 924 है तो देखो कर्ड सरफेस एरिया दिया है इसका 924 और हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है उसका सिलेंडर का, वो होता है 2πRh। सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका 2πr इंटू में r+h। अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा बाहर 2πr² जमा 2πRh। 2πRh का मान हमें ऑलरेडी दिया गया है 924, हमें निकालना 2πr², यानी कि हमें r का मान निकालना है। देखो वक्र पृष्ठ होता है 2πRh और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू r+h। ठीक है, देखो त्रिज्या r मान ली, ऊंचाई होगी 3r, क्योंकि 1:3 दे रखा, तो ये r है तो ये 3r, ये x है तो ये 3x। अब देखो कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh के बराबर, 2 गुणा 22/7, r का मान r है और h का मान कितना हो जाएगा 3r। भाई r की जगह x मान लो, तो ये x और ये 3x, तो x गुणा में 3x 924 के बराबर है। अब इनके गुणा करेंगे तो ये
आर गुणा 3r क्या हो जाएगा 3r²। 22 गुणा 2 44, 44 गुणा 3 करेंगे तो 132 बटे 7 गुणा में r² बराबर 924। r² निकालेंगे कितना आएगा, ये 7 पे कट जाएगा, 7 गुणा 7 49। तो r का मान कितना आएगा 49 का अनुरूट करेंगे कितना आएगा 7 मीटर। रेडियस आ गई 7 मीटर। अगर हाइट पूछता तो कितना होएगा 3r, यानी कि 7 गुणा 3 करेंगे तो 21 मीटर। रेडियस 7 है और हाइट है 21। हमें सिर्फ r से मतलब है, क्योंकि ये देखो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस में h। ठीक है, अब चाहे ऐसे निकाल लो इसको 2 पाई r² प्लस 2 पाई RH, ये हमें दे रखा है ऑलरेडी। या फिर यहाँ पे r और h की वैल्यू पुट कर लो, 2 गुणा 22 बटे 7, r का मान है 7 इंटू में 7 जमा 21। तो 22 7 से 7 कर गया, 22 गुणे 2 44 गुणा में 21 और 7 28, 44 गुणा में 28 करें कितना आएगा 1232 मीटर स्क्वायर। या फिर ऐसे कर लो, यहाँ से करो 2 गुणा में 22 बटे 7 गुणा r² का मान कितना आएगा 49 जमा ये है 924, ये 7 से कट जाएगा, 44 गुणा 7 और इसको 924 में जोड़ दो, बात एक ही है। तो कितना उत्तर आ जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमसे पूछा है वो आएगा 1232 मीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 1232 इसका आंसर हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। सवाल नंबर 77 देखो, 77 नंबर का सवाल नंबर 77 देखो, 22,500 रुपए पर 2 साल में वार्षिक संयोजित होने वाला चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर पहले साल है 5% और दूसरे साल है 8%। इस सवाल को हम करते हैं ट्री वाले मेथड से, सबसे बेस्ट रहेगा उसी से। भाई 22,500 है, इसका पहले साल निकालेंगे हम 5%, दूसरे साल निकालेंगे 8%। ये जो ब्याज आएगा इसके ऊपर भी 8% निकलेगा इसका। इन तीनों को टोटल हम जोड़ देंगे। तो देखो 22,500 है, इसका पहले 5% यानी कि 1/20 करेंगे कितना आएगा 1125। दूसरे साल इसका 8% दे रखा तो यानी कि 2/25 हिस्सा निकालेंगे तो वो कितना आएगा 1800 रुपये। लेकिन इसका भी 8% निकलेगा। पहले साल का जो ब्याज है इसका भी 8%, वो आएगा 90 रुपये। इन तीनों को जोड़ दो, 1125 जमा 1800 जमा 90, तो टोटल CI जो हो जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवर्ती ब्याज हमारा बनेगा वो बनेगा 3015 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा 3015 रुपये का। पहले इसका 5% पे, फिर इसका 8% पे, फिर इसका जो ब्याज आएगा उसका भी 8%, ये तीनों जोड़ का है। देखो इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके, आपको नॉलेज हब टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारी PDF आपको यहाँ पर मिलेंगी। प्रश्न नंबर 78, सवाल नंबर 78, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक धनराशि 4 साल में 7/5 गुना हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर बताओ। 7/5 का मतलब है अगर हमने 5 रुपए हमारा मूलधन था तो अब कितना हो गया मिश्र धन, अमाउंट कितनी हो गई 7 रुपए। 5 रुपए बढ़ के कितने हो गए 7 रुपए। भाई 7/5 किसी भी चीज का, तो हमने ये मान लिया कोई 5 रुपए मूलधन था, इसका 7/5 हो गया, यानी कि कितना हो गया 7 रुपए। तो ब्याज कितने रुपए का मिला 2 रुपए का। कितने रुपए का ब्याज मिला है 2 रुपए का। साधारण ब्याज दे रखा है, तो साधारण ब्याज का क्या फार्मूला होता है, ब्याज गुणा में देखो साधारण ब्याज का सीधा सा फार्मूला देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, PRT/100 हो गया। ब्याज हमें कितने रुपए का मिला है 2 रुपए का, बराबर मूलधन हमने कितना माना था 5 रुपए, दर हमें निकालनी है, समय कितना है 4 साल बटे में 100, 5 चौक 20 और 20 को 100 से काटोगे तो 20 5 100, यानी कि क्या आ गया 2 बराबर x बटे में 5। ये x इधर आएगा तो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10। दर पूछिए, दर कितनी आ जाएगी 10%। दर हमने x मानी थी ना, तो दर कितनी आ गई 10%। सीधा सा देखो, कोई भी चीज किसी का 7/5 दे रखी है तो जो नीचे दे रखा ना ये हमने मूलधन मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया 5, तो अमाउंट अब इसका 5 का 7/5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 7 रुपए। चे मूलधन 100 रुपए मान लो, हमें आदत है मूलधन 100 रुपए मानने की, तो इसका 7/5 कर दो, 20 20 7 140, तो यानी कि 100 रुपया मूलधन था, 140 रुपये मिश्रधन हो गया, तो ब्याज कितना मिलेगा 140 में से 100 गया तो 40 रुपए का ब्याज आ गया, 40 रुपए का। ठीक है, तो फार्मूला क्या है सीधा सा, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय, दर निकालने के लिए 100 से 100 कट जाएगा, 40/4 करेंगे कितना आएगा 10%, दर वही 10% आनी, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका।
सवाल नंबर 79 79 देखो, एक आयताकार सीट को 1.5 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत 945 रुपए है। यदि सीट की लंबाई 30 सेंटीमीटर तो चौड़ाई बताओ। देखो 945 रुपए लगे 1.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 रुपया 50 पैसे, 1.5 रुपया लगा है। तो टोटल रुपए लगे हमारे 945। तो सबसे पहले इसका क्या निकलेगा, हमारा एरिया। ठीक है, एरिया कैसे निकलेगा, जो टोटल रुपए लगे हैं और जो रेट है उसके हिसाब से हम निकालते हैं ना भाई। लंबाई दे दी x, चौड़ाई दे दी y और पैसे लगते 10 रुपए, तो टोटल कितना खर्चा आएगा, सेम वही फार्मूला लगेगा यहाँ भी। देखो लागत क्या होती है, एरिया इनटू में रेट, जो क्षेत्रफल है और जिस रेट से उस पर काम करना है वो। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो देखो रेट दे रखा है, कितने रुपए लगे थे भाई, 945 रुपए लगे थे। एरिया हमें निकालना है और रेट है 1.5 रुपए का, 1.5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 945 और इसके नीचे में क्या चला जाएगा, 1.5। इसको जब काटेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा और वो आएगा 630 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमने निकालनी है। ठीक है, तो लंबाई है 630 बराबर 30 गुणा में चौड़ाई, तो चौड़ाई यहां से निकल जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो चौड़ाई है इसकी वो है 21 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 79 और आंसर ए हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 80 देखो, इसमें दिया है ए बी और सी का वेतन है 5:6:7 के अनुपात में। ए बी सी इन तीनों का वेतन का अनुपात दे रखा 5, 6 और 7। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 5% की वृद्धि होती है तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात बताओ। यानी कि ए का वेतन बढ़ गया 5%, बी का वेतन बढ़ गया 10%, सी का वेतन बढ़ गया 5%। तो टोटल जो वेतन बढ़ गया नया, उनका अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। देखो पहले वेतन दे रखा है इनका 5:6:7। देखो इसका 5% निकालेंगे, 5 का, 6 का 10%, 7 का 5%, तो उसमें आएगी दिक्कत। हम क्या करते हैं इसमें, सीधी सी बात है, हम इसमें 5 को लिख लेते हैं 500, क्योंकि अनुपात है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 का 600, 7 का 700। अब 500 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25। तो ये कितनी हो गई, 525। 600 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 60। ये कितना हो गया, 660। 700 का 5% निकालेंगे, 7 5 35। तो ये कितना हो गया, 735। नया अनुपात क्या आएगा, 525 अनुपात 660 अनुपात 735। लेकिन ऑप्शन में ये हमें नहीं दिया गया, ये तो इनमें से कोई भी अनुपात हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा। ये देखो कटेंगे किससे, ये कटेंगे सारे 15 से, क्योंकि 3 से भी कट रहा है और 5 से भी, तो संख्या कटेगी 15 से। 15 से काटो, 15 तिया 45, 15 5 75, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 15 निमे 135। 35 अनुपात 44 अनुपात 49, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 35 अनुपात 44 अनुपात 49, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल का। प्रश्न नंबर 81 और यहां से अब हमारे प्रश्न शुरू होंगे हिंदी के। 10% हिंदी के, 10% इंग्लिश के। पहला प्रश्न है, बात का धनी मुहावरे का क्या अर्थ है। बात का धनी होना, वादे का पक्का, बात से धनी, बहुत समझदार या समझदार, बहुत बात करना है, समझदार होना। तो बात का धनी का मतलब अपनी बात का पक्का, अपने वादे का पक्का, जो उसने बोल दी वो बात करना। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, चपला और चप्पल के समान रूपी भिन्न अर्थक क्या है। चप्पल है, ये चप्पल पैर वाली चप्पल नहीं है। देखो पैर में जो चप्पल पहनते वो हम ऐसे लिखते हैं, आधा पै और फिर पै, चप्पल। ये चप्पल है, चपला और चप्पल। चपला और चप्पल, चपला होती है बिजली और चप्पल होता है तेज। चपला होती है बिजली और चप्पल होता है तेज। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 82 का। प्रश्न नंबर 83 दिया है, दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, उसको बोलते हैं नाद। क्या कहते हैं उसको, नाद। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पक्षी का खग, द्विज, विहग
ये सारे पक्षी के हैं। पक्षी का होते हैं खग, एक होता है द्विज, एक होता है विहग। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? पक्षी शब्द के। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? द्विज। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 85 है, ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में बीमारी होना गलत है, ऊंट को जीरा खिलाना। देखो मुहावरे और लोकोक्ति में जो शब्द दे रखा ना, वो उसका अर्थ कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसका अर्थ कभी भी ना तो ऊंट उत्तर आएगा और ना जिस ऑप्शन में जीरा दे रखा वो उत्तर आएगा, ध्यान रखना। ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है आगे, जाति का आधार खालिस्तान है, वर्ण का गुण धर्म। तो जाति का आधार क्या है? जन्म, और वर्ण जो है वो गुण धर्म के आधार पर होते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें कौन सा अलंकार है? देखो चंद्रमा के समान, मुख की जो है वो की गई है तुलना चंद्रमा के समान। उपमेय और उपमान में अभेद प्रकट किया जाए तो क्या कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। चंद्र सा मुख होता है ना, चंद्रमा के समान मुख, उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 88 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीरता यानी कि उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है या फिर अंतिम पद प्रधान होता है। दो पद है तो दूसरा पद, तीन पद है तो अंतिम पद। अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास के अंदर। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 89 का। प्रश्न नंबर 90 है, पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं वो क्या कहलाता है? भाई शब्द जोड़ दिए, पद जोड़ दिए, एक ऐसा समूह जिससे बात पूरी हो जाए तो वो क्या कहलाता है? वाक्य। भाई हम कोई बात बोलते हैं वो क्या किस में बोलते हैं? वाक्य के अंदर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वो टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज हब। नॉलेज हब 7900 करके आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है। हिंदी के बाद आखिरी 10 प्रश्न बचे हैं इंग्लिश के, और क्वेश्चन नंबर 91 दिया है। इसमें है कि सिनोनियम बताना है और आपका वर्ड है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अबंडन का अर्थ होता है ये। तो इसका मतलब क्या होगा? डेजर्ट। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, खालिस्तान भरना है। ही इज वेरी गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स, वो गणित के अंदर काफी अच्छा है। तो एट मैथमेटिक्स, इन नहीं आएगा, इन तो होता है किसी चीज के अंदर, इन मत कर देना, एट मैथमेटिक्स। 93 में आपको एंटोनियम बताना, वर्ड है परमानेंट। परमानेंट का मतलब स्थाई, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? टेम्परेरी, गैर स्थाई। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 है, इसमें एरर आपको बताना है। सी इज सीनियर देन मी, तो देखो एरर है यहाँ पे देन के अंदर, कंपैरिजन हो रहा दो के अंदर, तो देन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? टू, सीनियर टू। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, सी इज सीनियर टू मी। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है और इसमें वॉइस चेंज करनी है आपको। दे आर वॉचिंग द मूवी, दे आर वॉचिंग द मूवी, तो इसमें आएगा देखो इज एम आर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो इज बीइंग आएगा, ठीक है। तो द मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाई देम, द मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाई देम। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है और आपको करेक्टली स्पेलिंग बतानी है एकोमोडेशन की। अकोमोडेशन वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इसमें डबल सी आएगा और डबल एम दोनों आएंगे। ACCOMMODATION, अकोमोडेशन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। 97 है और इसकी इनडायरेक्ट स्पीच आपको बढ़नी है, स्पीच चेंज करनी है, यानी कि नरेशन। ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड आई एम हैप्पी, तो इसका क्या आएगा? ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट के अंदर।
ही वॉज हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 98 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक और ये आर्टिकल भरना है। आर्टिकल है 3, ए एन और द। इसमें दे रखा है सी बोट ब्लैंक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के पहले क्या आएगा, ए या फिर एन आएगा। अम्ब्रेला नाउन है, सॉरी वोवल है, तो वोवल से पहले क्या आएगा, एन आएगा। कॉन्सोनेंट होता तो ए आता, वोवल है तो एन आएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 98 का। 99 है और इसका वन वर्ड आपको बताना है। वर्ड दिया है ए पर्सन हु राइट्स ए बुक। एक आदमी जो किताब लिखता है, एक आदमी जो किताब लिखता है उसको बोलते हैं ऑथर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का। प्रश्न नंबर 100 जो आखिरी प्रश्न हमारा, और इसमें टेंस भरना है। सही कौन सा टेंस आएगा। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक सी ब्रिंग हर डिग्री, सी ब्लैंक हर डिग्री। कंप्लीट, देखो फ्यूचर की बात हो रही, कंप्लीट नहीं आएगा, हैज कंप्लीटेड नहीं आएगा, इसमें से आएगा विल में से। अब विल कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा विल हैव कंप्लीटेड। अगले साल तक वो अपनी डिग्री पूरी कर चुका होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो ये है हमारा अगला प्रैक्टिस सेट जो आज हमने देखा हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए, मेंस प्लस ग्रुप डी के लिए। 100% करे हैं, सभी प्रश्न का डिटेल में सॉल्यूशन हमने डिटेल में आंसर 1 बाय 1 बताया आपको। फिर भी किसी प्रश्न को लेकर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाओ, पीडीएफ वगैरह काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा। ये आज की क्लास में हमने 100% करे हैं। यूट्यूब पर भी साइल अपडेट्स और नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो हरियाणा सीईटी का मॉक टेस्ट आज की क्लास में कंप्लीट होता है। नॉलेज हब 790 टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।